इतनी एडवांसमेंट हमें वेस्ट में दिख रही है, चाहे एआई हो, रोबोटिक्स हो, स्पेस मिशंस हो, लेकिन आप कहते हैं कि उनको बेसिक अर्थमेटिक भी नहीं आती थी। कैलकुलेट कैसे करते हैं रॉकेट की ट्रेजेक्ट्री? भाई हमको अगर टेनिस बॉल या क्रिकेट बॉल को सबसे ज्यादा दूर फेंकना है, किस एंगल पे फेंकेंगे? 45। सब 45 बोल देते हैं, लेकिन 45 गलत है। तो ये रॉकेट ट्रेजेक्टरीज कैलकुलेट करने के लिए हमको एक्सियोमेटिक मैथमेटिक्स नहीं चाहिए, नहीं इस्तेमाल कर सकते। आचार्य जी भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है परम, उसके डेवलपमेंट में भी रहे। आइंस्टाइन के भी वर्क में इंप्रूवमेंट सजेस्ट किए हैं। वेस्टर्न मैथमेटिक्स जो है और जो भारतीय गणित है, क्या मूलभूत अंतर है? एक ही किताब थी अरिथमेटिक की यूरोप में, बोएटियस की थी, और वो पादरियों को पढ़ाई जाती थी उनके क्वाड्रिवियम में मैथमेटिक्स को, ज्योमेट्री को, सबको मैजिक ले रहे हैं कि ये हमारा स्पिरिचुअल नॉलेज इसलिए सुपीरियर, रॉकेट के कारण नहीं। जो ग्रीक और रोमन इस्तेमाल करते थे उसको मैं गिट्टी गणित कहता हूँ। उनमें कैलकुलस का मतलब पत्थर। डिमॉर्गन बोल रहा है 19वीं सदी में मैकाउले के बाद कि 10 से 11 नहीं घटा सकते। ग्रीक्स जो है वो ज्योमेट्री में बहुत आगे थे। ना अरिथमेटिक था ना ज्योमेट्री था। वो भी जो प्लाटून जो बोलता है वो इजिप्ट से आई थी। बहुत कुछ था, उनका आर्किटेक्चर वगैरह सब नकल किया हुआ है। बल्कि ये जो जीसस की बात करते हैं ना, वो तो बाखुस है, उसी से जीसस बना है। जिस आदमी ने मरने के बाद 2 चमत्कार किए हैं, ऐसा पोप सर्टिफाई करता है, तब उसको सेंट बोलते हैं। सेंट जेवियर। हाँ, सेंट जेवियर तो बहुत ही बदमाश था। पाइथागोरस जैसा व्यक्ति था कि नहीं, ये तो आप बता दो। मेरा चैलेंज है, रिवॉर्ड है, वो नहीं दिखाएंगे। जो उनके मत होते हैं वो ये होते हैं कि वो जो प्राइमरी सोर्सेज थे वो तो विध्वंस में खो गए, लेकिन वो नॉलेज कहीं ना कहीं अरब में प्रिजर्व थी। लेकिन फिर अरबों ने हमसे क्यों सीखा अंकगणित? क्यों नहीं अपने ग्रीक के पास गए जो उन्होंने उत्कृष्ट काम किया था? तो क्योंकि ये पूरा बकवास है। पॉडकास्ट पे बैठ के आप इतना ज्ञान बता रहे हो, तो फिर गुलाम कैसे हो गए? तो वो जब गुलाम बने तब ग्रीक्स को तो पर्शियन ने दबा दिया। क्यों बन गए ग्रीक गुलाम, बताइए। आचार्य जी प्रणाम। नमस्कार। बहुत आनंद हो रहा है आपको अपने समक्ष देखकर। आपको शायद इस बात का अंदाजा ना हो कि हमारे जो दर्शक हैं हाइपर क्वेस्ट के, बहुत बेसब्री से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अच्छा। मैंने भी जब आपके विषय में जाना, हमने आशीष नरेडी जी के साथ 2 पॉडकास्ट किए थे। भारतीय जो हिंदू पंचांग है और जो वेस्टर्न ग्रेगोरियन कैलेंडर है, उस पर एक कंपेरेटिव स्टडी की थी। और वहाँ पर पंचांग के विषयों को समझते हुए ऐसा होता ही नहीं है कि हम मैथमेटिक्स में ना जाएं। और जब गणित में गए, और गणित में बहुत ढेर सारी ऐसी बातें थी जो दर्शकों के लिए विचित्र थी, कि जैसे जो यूरोपियंस थे उनको जीरो से समस्या हुई या कर्व लाइन से समस्या हुई। तो वहाँ से विषय खुल गए और आपके विषय में हम जाने। फिर मैंने आपकी ये द फनी हिस्ट्री ऑफ अर्थमेटिक पुस्तक पढ़ी तो कंप्लीटली डिकॉलोनाइज हो गया। मतलब ऐसे ऐसे प्रमाण आपने प्राइमरी सोर्सेज दिए जहाँ से समझ में आता है कि भारतीय जो ज्ञान विज्ञान है और जो गणित है वो किस प्रकार से आगे बढ़ी है और कितने उत्कृष्ट स्तर पर बढ़ रही थी। अभी मेरी ज़्यादा आयु नहीं है, 32 वर्ष का हूँ, लेकिन इस आयु में जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि आप वो प्रथम है जिनकी तरह कार्य करने का या जिनकी तरह बनने की एक दिल में चेष्टा हुई। बहुत कम लोग होते हैं जिनसे, मैं तो आईआईटी में भी रहा, फिर कॉर्पोरेट में भी रहा, बहुत लोगों को देखा, लेकिन कभी ऐसा देख के होता नहीं था कि इस व्यक्ति की तरह बनना है जीवन में या इतना कार्य करना है। वो आपसे हुआ। दर्शकों को मैं आपका इंट्रोडक्शन अलग से दूंगा ही, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ कि आचार्य जी भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है परम, उसमें उसके डेवलपमेंट में भी रहे। आचार्य जी ने लगभग सभी कॉन्टिनेंट्स में लेक्चर्स दिए हैं, टॉक्स ली हैं, आइंस्टाइन के भी वर्क में इम्प्रूवमेंट सजेस्ट किए हैं और बहुत ढेर सारा काम किया है गणित में। भारतीय जो गणित का काम रहा है वो विश्व के सामने लाए हैं। आज जब हम भारतीय गणित के आधार पर बहुत ढेर सारी ऐसी थेरीज हैं जो कॉमन हमारे दिमाग में रहती ही हैं, कि जैसे विज्ञान और गणित में तो यूरोपियंस या फिर अर्ली ग्रीक्स बहुत आगे थे, फिर इसी वजह से आज यूरोप भी बहुत आगे दिखता है, या फिर आर्यन इन्वेजन थेरी है, माइग्रेशन थेरी है। ये सब आपने विज्ञान केवल गणित के आधार पर डिबंक कर रखा है। तो आज ये पॉडकास्ट में बहुत दर्शकों को बहुत मजा आने वाला है। प्रारंभ हम इसी से करेंगे कि आप इतने वर्षों से गणित का अध्ययन कर रहे हैं, वेस्टर्न मैथमेटिक्स को भी आपने जाना है,
तो इसी से आधार बनाते हैं कि वेस्टर्न मैथमेटिक्स जो है और जो भारतीय गणित है, इसमें क्या मूलभूत अंतर है, क्या कुछ कल्चरल फिलोसॉफिकल अंतर भी है, या दो जगहों पर सेम चीज़ें डेवलप हुई हैं? फिलोसॉफिकल अंतर है, और यह मूल अंतर यह है कि मैथमेटिक्स में जो एक्सियोमेटिक मैथमेटिक्स जो आज की दुनिया में पढ़ाया जाता है सारी यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल में भी, वह प्रत्यक्ष प्रमाण को वर्जित करता है। एक्सियोमेटिक मैथमेटिक्स, इसको भी बता दीजिएगा दर्शकों को। ये आपको जैसे नबी की पाठ्यपुस्तक देखेंगे तो उसमें ये बताते हैं कि ग्रीक्स ने कुछ उत्कृष्ट तरीके का मैथमेटिक्स किया, और यह मैथमेटिक्स जो है एक्सियम से शुरू होकर थियरम्स प्रूव करता है, और एक्सियम्स यानी स्वयं सिद्ध नहीं, ये गलत भावना है। और नबी की पुस्तक भी साफ साफ बोलती है कि एक्सियम का मतलब है पॉस्टुलेट। अगर आप ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी देखेंगे तो उसमें एक मायने निकलेगा और कैम्ब्रिज में दूसरा मायने निकलेगा। तो पॉस्टुलेट मान के चलते हैं। पॉस्टुलेट यानी परिकल्पना है, तो वो कोई स्वयं सिद्ध चीज़ नहीं है। तो परिकल्पना से आप शुरू करके कुछ तो भी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। अब गणित में हम प्रत्यक्ष को मान के चलते हैं, जैसे कि 1 और 1 2 हमको साबित करना है, तो ये 1 गिलास, ये 1 गिलास प्रत्यक्ष है, इससे 2 गिलास बन गए। लेकिन इनका ये मानना है कि प्रत्यक्ष, अफलातून के ज़माने से प्रत्यक्ष जो है उसमें गलतियां हो सकती हैं। जैसे कि हमारे पास है रज्जु सर्प न्याय। आप अंधेरे में रस्सी को सांप समझ सकते हैं या सांप को रस्सी समझ सकते हैं, तो ऐसी गलती हो सकती है, लेकिन ये बहुत कम होती है। मेरे साथ ज़िंदगी में एक ही बार हुई। मैं जहाँ रहता था हर रोज़ घर में एक सांप आता था, तो इतने आसानी से मैं मिस्टेक करने वाला नहीं हूँ, लेकिन एक बार ज़िंदगी में ज़रूर की कि वो लपटा हुआ था, कहीं बाहर गए थे और मेरा चश्मा टूटा था, मेरे को दिख नहीं रहा था, तो मैं बिल्कुल नाक पास ले जाके देखना नहीं चाहता था। तो ये एक बार हुई। लेकिन ये जो मैथमेटिक्स में बोलते हैं, ये बोलते हैं कि ये इनफैलिबल है, डिडक्शन है। अब डिडक्शन के लिए हिंदी में जो सही शब्द है वो अनुमान है, जो हमारे न्याय सूत्र में पाया जाता है, अनुमान है। तो ये सबूत के जो तरीके हैं वो खास तौर से मैथमेटिक्स के लिए नहीं, सभी दर्शन के लिए, सभी चीज़ के लिए एक ही तरीका है। उसमें एक है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा है उपमान और चौथा है शब्द। तो ये हम मान के चलते हैं। तो ये अनुमान को इन्होंने, क्योंकि लोकायत ने इसको बहुत क्रिटिसाइज किया, तो अनुमान का मतलब बन गया है कुछ कुछ आज की तारीख में अंदाज़ा नहीं है, डिडक्शन है। तो मेन चीज़ ये है कि प्रत्यक्ष अलाउड नहीं है। और आप नबी की किताब देखेंगे तो वो कहती है, मैं कई बार कोट कर चुका हूँ, बिवेयर ऑफ बीइंग डिसीव्ड बाय व्हाट यू सी। दिख रहा है तो गलती हो सकती है। अब क्या डिडक्शन में गलती नहीं हो सकती? भाई कई तरह की गलती हो सकती है। पहली बात तो जो लोकायत का क्रिटिसिज्म था कि डिडक्शन कर रहे हैं, तो अगर आपकी शुरुआती परिकल्पना गलत है तो आपका निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो ये तो साधारण सी बात है। अब ये तो उनको भी मानना पड़ता है, लेकिन क्या आपका रिलेटिव ट्रूथ भी निकलेगा? ये भी नहीं है, क्योंकि गलतियां करते हैं। भाई आप अगर मैथमेटिक्स पढ़ा चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ, एक्सियोमेटिक मैथमेटिक्स पढ़ा चुका हूँ, तो कितनी गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स। कभी कभी लगता है अरे मैंने इस तरह का बकवास पढ़ा है क्या? कोई ना कोई एक सही आंसर देता है तो लगता है नहीं, हाँ भाई मैंने तो नहीं पढ़ा है, इनको गलत समझ में आया। और ये खाली स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, आप देख लें बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हैं वो गलती करते हैं डिडक्शन में। जैसे कि कोसाम्बी ने गलती करी रीमान हाइपोथेसिस के बारे में, कई सारे मैथमेटिशियंस ने गलती करी है। तो ये गलतियां हो जाती हैं। तो हमको कैसे मालूम कि ये प्रूफ जो दिया है वो सही है? असल में हम खाली अथॉरिटी पे, शब्द प्रमाण पे रिलाई करते हैं।
अगर स्टूडेंट है तो टीचर कहता है सही है गलत है। और जैसे कि 4 कलर थ्योरम ले लें। 4 कलर थ्योरम होता है कि हम कोई भी मैप को 4 कलर्स में पेंट कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी एडजेसेंट बाउंड्रीज में एक कलर दोबारा नहीं रिपीट होगा। अब इसका प्रूफ छप गया है, लेकिन आप कह सकते हैं अपने खुद के ज्ञान से कि ये सही है गलत है। आप रिलाई करेंगे कि विश्वास है, फलाने ने छाप दिया है, फलाने ने ऐसा कह दिया, फलाने ने वो कह दिया, हमें नहीं मालूम। बल्कि इतने दूर क्यों जाए, 1 और 1 2 ले लें। 1 और 1 2 जिसकी बात कर रहा था, ये हम परिकल्पनाओं के आधार पे करेंगे तो बर्ट्रैंड रसल को 378 पेज लगे प्रिंसिपिया मैथमेटिका में, 378 पेज लगे। अब आप कह सकते हैं कि 378 पेज में एक भी गलती नहीं है, कोई टाइपो भी नहीं है, आपने कभी देखा भी नहीं, आपका खाली महज विश्वास है कि ये सही है। तो ये जो है विश्वास जो भर जाता है, और वो शब्द प्रमाण के आधार पे भर जाता है। तो ये होता है मैथमेटिक्स में, एक्सियोमेटिक मैथमेटिक्स में कई तरह की गलतियां होती हैं, छप जाते हैं फिर भी गलती होती है, पोस्टुलेट में गलती हो सकती है, और हम उसको पकड़ नहीं सकते इसलिए कि जितने भी पोस्टुलेट्स हैं, परिकल्पनाएं हैं, वो गैर भौतिक हैं। जैसे कि हमको 6ठी की क्लास में सिखाते हैं कि बिंदु अदृश्य होता है। अब हम उसके बाद में एक परिकल्पना जोड़ देते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच में एक ही सरल रेखा हो सकती है। अब ये अगर बिंदु दृश्य है तो आप बना सकते हैं रेखाएं जो जोड़ रहे हैं 2 बिंदुओं को। अगर दृश्य नहीं है तो कहाँ है हमको मालूम ही नहीं है, तो कैसे हमको मालूम कि ये परिकल्पना सही है? कोई तरीका ही नहीं है। जब परिकल्पना के सत्य के बारे में हम पता नहीं कर सकते, मेटाफिजिक्स है, गैर भौतिक है। मेटा यानी कोई बोलता है पराभौतिक के सही नहीं है, गैर भौतिक है। तो ये गैर भौतिक चीज़ के बारे में हम सच्चाई नहीं समझ सकते। तो आप कैसे मानते हैं कि ये फलाने ने कहा, सेट थियरी के पोस्टुलेट्स क्यों मानते हैं, फलाने ने कहा, और उसमें सब में अनंत की एक परिकल्पना जुड़ी हुई है। अब वो आगे जाएंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये फ़र्क है कि ये सीधी सच्ची बात है, गणित में हम प्रत्यक्ष प्रमाण को मंजूर करते हैं और मैथमेटिक्स में हम प्रत्यक्ष प्रमाण को वर्जित करते हैं, और वो ना परिकल्पना में रहता है ना निष्कर्ष में रहता है। तो ये अहम फ़र्क है, और भी कई सारे फ़र्क हैं, लेकिन ये अहम फ़र्क है। मतलब हम मैथमेटिक्स की बात करें तो डिडक्शन बेस्ड ज़्यादा है। डिडक्शन बेस्ड तो दोनों हैं। जैसे कि साइंस में डिडक्शन भी होता है और प्रत्यक्ष भी होता है। तो हम प्रत्यक्ष को जोड़ लिया, इसका मतलब ये नहीं कि हमने डिडक्शन हटा दिया। अच्छा, है ना। जैसे कि आर्यभट्ट कहता है कि पृथ्वी गोल है। कैसे कहता है? वो अंतरिक्ष में नहीं गया और वहां से नहीं देखा कि भाई पृथ्वी गोल है, लेकिन उसने डिड्यूस किया कि भाई दूर की जो लल्ल समझाता है कि दूर के जो झाड़ हैं वो दिखते नहीं हैं। अब क्यों नहीं दिखते? क्योंकि पृथ्वी उसको ब्लॉक कर रही है। या आप जहाज को देखें तो वो जाता है तो वो अदृश्य हो जाता है, लीन हो जाता है क्षितिज में। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो उस कर्व्ड है, तो वो दब गया है, दिख नहीं रहा है, ब्लॉक कर रही है पृथ्वी। तो प्रत्यक्ष भी है और अनुमान भी है। तो ये जो है अनुमान लगाया, लेकिन इनका ऑब्जेक्शन है प्रत्यक्ष क्यों डाल दिया? प्रत्यक्ष डाल दो तो गलती हो जाएगी। तो क्या डिडक्शन में गलती नहीं होती है? बहुत हज़ारों गलतियां होती हैं, बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं। अगर आप देखेंगे तो साधारण उदाहरण दे दिया मैंने, जैसे एक पेपर में लिखा है चेस का गेम देख लो। शतरंज खेलते हैं आप, तो शतरंज प्योर डिडक्शन है। हर एक चीज़ अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो, डिड्यूस कर सकते हो, तो प्योर डिडक्शन है। अब आप देखो कि सबसे बड़ा ग्रैंड मास्टर जो है वो हार जाता है कंप्यूटर से। क्यों हारता है? नहीं, ये अभी की बात है। जब सीडैक में सुपर कंप्यूटर बना रहे थे, एक प्रोग्राम लिया था, तो वो तो कुछ इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उससे 10 साल के अंदर चीज़ें बदल गई। क्यों हार जाता है? क्योंकि गलती करता है। अगर चेस में आप गलती ना करो तो आप हारोगे नहीं। तो ये जो बात है कि वो हर बार, ये तो हम रज्जु सर्प न्याय, एक बार जिंदगी में आपने गलती कर दी, और ये हर बार हर एक आदमी गलती करता है।
डिडक्शन में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टास्क ऑफ डिडक्शन है तो हर बार गलती करेगा, हर एक आदमी करेगा, कभी कभी सही निकल आए लेकिन ज़्यादातर वो हमेशा गलती करेगा और सब करेंगे। तो ये जो है बहुत ही फैलिबल है डिडक्शन। खाली इन्होंने हवा बना दिया है। हवा क्यों बनाया है? क्योंकि ये इनके थियोलॉजी में आता है। थियोलॉजी यानी गॉड ज्ञान, थियोलोगोस, तो गॉड ज्ञान में आ जाता है। तो इन्होंने पादरीवाद ने किया। अब ये क्यों किया, इसकी अलग पॉलिटिक्स है। क्योंकि जब ये क्रूसेड्स के दौरान जब ये मुसलमान को हराना चाहते थे तो युद्ध में नहीं हरा पाए, जैसे अभी कुछ कुछ हो रहा है उसी तरह का चल रहा है, तो अभी भी नहीं हरा पा रहे नहीं, लेकिन वो है तो सही कि वो हर सकते हैं, उनके पास है कुछ कैपेबिलिटी, लेकिन उस समय तो मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं थी। एक पहला कुछ जीत गए, बाकी सब हारते गए हारते गए हारते गए, 500 साल तक हारते गए। अब दूसरी बात ये कि उनके पास दूसरा क्या औजार था, बाइबल। तो बाइबल में तो मुसलमान विश्वास नहीं करते थे। वो बोलते थे कि इसको करप्ट किया है, और इसका बहुत सबूत है कि उसको करप्ट किया है पॉलिटिक्स को लेके। न्यूटन ने भी लिखा है इस पर 7 वॉल्यूम लिखी, हिस्ट्री ऑफ चर्च, आइजैक न्यूटन, जिसको कि दबा दिया गया है। ये मेरे 11 पिक्चर्स ऑफ टाइम में न्यूटन सीक्रेट करके चैप्टर है, उसमें पूरा डिटेल्स है उसके बारे में, कैसे इसको दबाया गया, आज तक दबाया है ना। और तो ये बाइबल गलत है, इसलिए मुसलमान मानने को तैयार नहीं थे। तो अब उनको कैसे मनाया जाए? तो उनका एक स्पाई था, एडेलार्ड ऑफ बाथ, ये कहानी उसमें बताई है यूक्लिड एंड जीसस में। तो वो गया भाई, मुसलमान स्टूडेंट बन के, छात्र बन के गया सीखने। फिर वापस आके उसने कहा कि भाई आप लोग तो हो, आप तो बिल्कुल जानवर हो, क्योंकि आप खाली अथॉरिटी समझते हो। कोई आपके ऊपर चाबुक चलाता है तो आप इधर उधर हिल जाते हो। तो लेकिन मैंने सीखा कि रीज़न यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मुसलमान लोगों में उस समय अक्ली कलाम था। अक्ल का मतलब रीज़न नहीं है, लेकिन ये ट्रांसलेशन हुआ है। तो अपनी अकल लगा के पता करो कि कुरान में कोई पैसेज है वो सही है गलत है, क्या उसका मतलब निकलता है। तो अक्ली कलाम था। तो इसी की देखा देखी इन्होंने थियोलॉजी ऑफ रीज़न स्टार्ट किया। बाइबल में रीजनिंग नहीं, बाइबल में नहीं, थियोलॉजी है। थियोलॉजी बाइबल से नहीं शुरू होती है। थियोलॉजी ये पादरी लोग करते हैं, और पादरी लोग अपने जी मर्जी से करते हैं, क्योंकि उनको पॉलिटिकली क्या सूटेबल है वो देख के करते हैं। तो पॉलिटिकली उनको ये था कि वो मुसलमान को कन्वर्ट करना चाहते थे, उनको नहीं कर सकते थे बाइबल लेके, तो रीज़न लेके कन्वर्ट करेंगे। तो रीज़न लिया, लेकिन उसमें ये एक तिकड़ुम डाल दिया, क्या कि प्रत्यक्ष नहीं आना चाहिए। तो साइंस में प्रत्यक्ष भी है, रीज़न भी है। गणित में प्रत्यक्ष भी है, रीज़न भी है, डिडक्शन भी है, डिडक्शन दोनों में है। लेकिन इनके रीजनिंग में, इनके थियोलॉजिकल क्रिश्चियन थियोलॉजी ऑफ रीज़न जो है, उसमें प्रत्यक्ष नहीं अलाउड है, क्योंकि वो बात करना चाहते हैं एंजल्स के बारे में। एक्वाइनास जैसे बात करता है, वो प्रत्यक्ष नहीं दिखेगी प्रत्यक्ष नहीं दिखेगा। अब फिर बोलेंगे कि ये सही नहीं है, सबूत कैसे आया? तो इसलिए उन्होंने प्रत्यक्ष को वर्जित किया। हम एंजल की बात करेंगे, गॉड की बात करेंगे, जिसकी बात करेंगे वो प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए उन्होंने प्रत्यक्ष को वर्जित कर दिया। तो ये बात हो जाती है। और हमारी गणित में प्रत्यक्ष अनुमान साथ में दोनों चलता है। हैं, दोनों हैं। तो प्रत्यक्ष होने से डिडक्शन चले जाता है, ये गलत है। हाँ, आचार्य लोग कैसे सोचे। हाँ, आचार्य जी, हम इस पर आएंगे क्योंकि हम जब पुस्तकों की बात कर रहे हैं और वेस्टर्न मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो आज हमारी पुस्तकों में भी, जैसे आप 6ठी की 9वीं की पुस्तकें बता रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ये तो बताया जाता है कि पाइथागोरस ने एक प्रमेय दी, उसके बाद आर्किमिडीज की बात होती है। इनफैक्ट अभी हमें ये इतना पता है कि ये जो ग्रीक नॉलेज थी विज्ञान में, गणित में, जिसमें वो इतने एडवांस थे, इस वजह से यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड आज इतना एडवांस है। अभी आर्टेमिस 2 मिशन चल रहा है, पूरा मून घूम के वो हम आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इतनी एडवांसमेंट हमें वेस्ट में दिख रही है, चाहे एआई हो, रोबोटिक्स हो, स्पेस मिशंस हो। लेकिन आप कहते हैं कि उनको 1000-1500 साल तक बेसिक अर्थमेटिक भी नहीं आती थी। वो भारतीयों से और अरेबियन मैथमेटिशियन से सीखे। इनफैक्ट 18th 19th सेंचुरी के भी आप एग्जांपल्स देते हैं अपनी बुक में। बिल्कुल। तो ये कैसे फिर इतना एडवांस होके रॉकेट वगैरह उड़ा रहे हैं? अब इसके सवाल के 2 भाग हैं। पहला भाग तो ये है कि आपने जो खाली एडवांसमेंट पे आते हैं।
तो ये जो है ये ग्रीक्स की बात है, और इसमें जो पाइथागोरस है और आर्किमिडीज है और यूक्लिड है, इसके बारे में आप शायद जानते होंगे कि मेरा चैलेंज प्राइज़ है 2011 से। मैंने एक भाषण दिया था यूनिवर्सिटी साइंस मलेशिया में, तो उसमें ये चैलेंज प्राइज़ दी थी कि 10,000 रिंगिट दूंगा, कोई सबूत ले आए यूक्लिड के लिए। तो ये भाषण का शीर्षक था गुड बाय यूक्लिड। तो तब से आज तक किसी ने नहीं दिया है। मैं कई बार इसको दोहरा चुका हूँ कि आप मुझे सबूत दे दें, लेकिन सबूत कहाँ से? विकिपीडिया से नहीं, है ना। सबूत आपके प्राथमिक स्रोतों से होना चाहिए, और इसका पूरा विश्लेषण मेरी किताब में है, यूक्लिड एंड जीसस, कि हमारे पास में कुछ नहीं है। एक सेकेंडरी सोर्स है प्रोक्लू, जो कि बोलता है यूक्लिड के बारे में, बाकी कोई है ही नहीं। तो कुछ और, तो इस पे कोई पहले प्रत्यक्ष प्रमाण लाके दे, प्रत्यक्ष नहीं, आप प्राइमरी सोर्स लाके दे। तो ये किसी ने नहीं लाई। या पाइथागोरस के बारे में, जब पाइथागोरस के बारे में अभी कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, आपको याद होगा, कर्नाटक सरकार ने पाइथागोरस को बोला कि निकाल देना चाहिए। अब वो लोग आए थे, मेरे से मिले थे, लेकिन एक दिन पहले मिले, अगले दिन इतनी कंट्रोवर्सी हो गई, तो मैंने इस पे किया था, मैंने उस पे पाइथागोरस पे भी 2 लाख का इनाम दिया है कि भाई पाइथागोरस जैसा व्यक्ति था कि नहीं, ये तो आप बता दो, और उसका जो प्रमेय है उससे क्या संबंध है, उसके लिए आप सबूत दे दो, और कहाँ प्रूव किया, कैसे प्रूव किया, ये बता दो। तो ये पूरी मिथ्या है, पाइथागोरस मिथ्या है, उसका कनेक्शन पाइथागोरस थ्योरम से मिथ्या है। तो इस तरह से पूरी मिथ्या आपको सिखा दी। तो हुई ग्रीक की बात। अब आते हैं आर्टेमिस पे। हाँ, सही है कि रॉकेट भेजा है उन्होंने। अब ये जो है कि मैकाले ने कहा कि हमारा जो मैथमेटिक्स है इमेजरेबली सुपीरियर है, यानी कि अथाह रूप से श्रेष्ठ है। कहा कि नहीं कहा, उसमें आपने 1835 मिनट में कहा, वो आप कहीं पे भी मिल जाएगा। हाँ, इमेजरेबली सुपीरियर है। अब किस आधार पे कहा? रॉकेट साइंस के आधार पे। रॉकेट तो थे नहीं तब ब्रिटिश के पास, तब तो रॉकेट तो इंडियन के पास थे। जो हैदर अली और टिप्पू सुल्तान ने ब्रिटिश को हराया, रॉकेट्स लेके हराया, मेटल केस्ड रॉकेट्स। और जो उसके पहले जो मालिक कंबर था, सिद्दी था, 1-2 सिद्दी हैदराबाद में, उसने जहांगीर को हराया रॉकेट लेके। तो मुगल के पास भी नहीं थे, यानी वो चाइना से भी नहीं आए, क्योंकि मुगल तो जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है वो तो उनको मिल जाती, वो तो शासन भी कर रहे थे। तो ये जो रॉकेट है वो तो हमारी, और वो रॉकेट की बात नहीं कर रहा था, उसको तो रॉकेट चलाना नहीं आता था, है ना। तो ये पहली बात बता दूं कि मैकाले जो श्रेष्ठता की बात कर रहा था वो रॉकेट वाली श्रेष्ठता नहीं थी। लेकिन ये कॉमन परसेप्शन है, सारी दुनिया में कॉमन, दे हैव सेंट अ रॉकेट टू द मून, दे हैव सेंट अ मैन टू द मून, इसलिए वो श्रेष्ठ है, इसलिए हमको उनकी नकल करना चाहिए। अब दूसरी बात पे आता हूँ कि कैलकुलेट कैसे करते हैं रॉकेट की ट्रैजेक्टरी। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट करेंगे कैसे? मैंने तो कही आए, चलिए छोड़ देते हैं, बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरीज आप नहीं कैलकुलेट करते हैं, क्रिकेट बॉल की बात करते हैं, टेनिस बॉल की बात करते हैं, वो तो खेला होगा आपने क्रिकेट। अब इसमें छोटी सी बात हो जाती है कि भाई हमको अगर टेनिस बॉल या क्रिकेट बॉल को सबसे ज़्यादा दूर फेंकना है, किस एंगल पे फेंकेंगे? 45। सब 45 बोल देते हैं, लेकिन 45 गलत है। अब ये मैं जो कैलकुलस कोर्स पढ़ाता हूँ, इसमें ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल ट्यूटोरियल में देता हूँ, और इसमें भी पूछता हूँ, तो ट्यूटोरियल में सॉल्व्ड एग्जाम्पल है कि ये गलत है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस आ जाता है। 45 डिग्रीज जो है वो पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी के लिए, लेकिन पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी नहीं होती है। न्यूटोनियन फिजिक्स आप लगाओगे, एयर रेजिस्टेंस टेक इनटू अकाउंट करोगे, तो पैराबोलिक नहीं होती है ट्रैजेक्टरी। तो ये मैंने अपने बच्चे को तो सिखा दिया 9वीं में कि भाई वो बिग बर्था करके कैनन थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, किस एंगल पे फायर करते हैं, जो कि ओवर द हॉराइजन 16 किलोमीटर ज़्यादा दूर जाता था, किस एंगल पे फायर करना है। तो वो करीब करीब 30 डिग्री निकलता था। अच्छा। हाँ, तो ये जैवलिन थ्रो में मेरा खुद का अनुभव है कि मैं एथलेटिक चैंपियन था एक ज़माने में, अभी तो बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, लेकिन एक ज़माने में था एक एथलेटिक चैंपियन। तो उसमें एक इवेंट होती है जैवलिन थ्रो की।
तो जैवलिन मैंने पहली बार फेंका तो काफ़ी दूर गया। फिर मैंने कहा अरे क्या, मैं फिजिक्स का स्टूडेंट, तो मेरे को 45 डिग्री से फेंकना चाहिए। 45 डिग्री से फेंका तो इधर ही गिर गया। मैंने कहा जाने दो, मेरे को जो आता है वो मैं करता हूँ। 45 डिग्री तो कुछ घोची दिख रही है। तो नीरज चोपड़ा भी 45 ही वो तो उसमें फेंकते नहीं 45 डिग्री नहीं। ये तो जैवलिन का लिफ्ट होता है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है। अच्छा। हाँ, लिफ्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है, 45 डिग्रीज पर नहीं जाता है। तो वो कम एंगल पे जाता है और करीब 30-32 ऐसे एंगल पे जाता है। तो ये सीधी सी बात जो है वो कैलकुलेट करना है। तो मेरा ये कहना है कि आप कैलकुलेट कैसे करोगे, क्योंकि अगर आपने किया होता तो आपको मालूम होता, या आपने एक्सपेरिमेंट किया होता। कैलकुलेट किया या एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करो, जाके बाग में जाके आप फेंको गेंद को, देखो कितने दूर जाती है। इस एंगल पे फेंका तो कितने दूर गई। मेरे बच्चे से मैंने करवाया, लेकिन लोग नहीं करते हैं, ना कैलकुलेट करते हैं, ना उसको एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करते हैं। तो ये रॉकेट ट्रैजेक्टरीज कैलकुलेट करने के लिए हमको एक्सियोमेटिक मैथमेटिक्स नहीं चाहिए, नहीं इस्तेमाल कर सकते। उसका सबूत क्या है कि आप नासा या इसरो किस आधार पे करता है रॉकेट ट्रैजेक्टरीज कैलकुलेट? कंप्यूटर यूज़ करके करता है। तो आप किस आधार पे पढ़ाते हो कैलकुलस? रियल नंबर्स के आधार पे। तो रियल नंबर्स तो कंप्यूटर यूज़ ही नहीं कर सकता, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स यूज़ करता है। तो इस पे जैसे मैं कोर्स में समझाता हूँ, ये तो एलिमेंट्री चीज़ है कि कंप्यूटर यूज़ ही नहीं कर सकता। कंप्यूटर के रजिस्टर्स हैं, फाइनाइट स्टोरेज है। रियल नंबर जो है उसके लिए इन्फिनिट स्टोरेज चाहिए। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आप यूज़ करते हो। एक प्रोग्राम भी डाल के रखा है मैंने अपने वेबसाइट पे, यूट्यूब चैनल पे, कि एसोसिएटिव लॉ भी फेल हो जाती है। और ये हवाई के पेपर में लिखा था 25 साल पहले, 26 साल पहले, 2000 में, कि आप ऐड कर रहे हो तो जैसे कि मशीन एप्सिलॉन करके एक होता है, एप्सिलॉन स्मॉल नंबर, तो 1 + एप्सिलॉन = 1 हो जाता है। क्योंकि आप जिस तरह से फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ऐड करते हो तो आप उनका जो है एक्सपोनेंट्स बराबर कर देते हो। तो एक्सपोनेंट्स बराबर करने के लिए मैंटिसा शिफ्ट हो जाती है। मैंटिसा शिफ्ट हो जाती है तो उसके बाद में अगर आपकी मैंटिसा इतनी बड़ी है, 23 बिट्स की जैसे है फ्लोटिंग पॉइंट में, जो कि एक स्टैंडर्ड है, तो वो इट गेट्स बिट शिफ्टेड टू नथिंग, यानी करीब 10⁻⁷, 10⁻�6 और 10⁻7 के बीच में। तो उससे छोटा अगर आप नंबर लोगे तो क्या होगा? अगर हम जोड़ेंगे -1 +1 पहले जोड़ दिया, तो उसके बाद में हम, तो 0 आ गया। उसके बाद में हम एप्सिलॉन जोड़ेंगे तो एप्सिलॉन आ गया। मशीन रिप्रेजेंट कर सकती है एप्सिलॉन को। लेकिन अगर हम पहले 1 और एप्सिलॉन को जोड़ेंगे, एप्सिलॉन गायब हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम है, बहुत सरल प्रोग्राम है, सी का प्रोग्राम है। किसी भी लैंग्वेज में लिख दीजिए फ्लोटिंग पॉइंट लेके, हाँ, पास्कल में लिख दीजिए, फोर्ट्रान में लिख दीजिए, जिसमें चाहिए लिख दीजिए। तो आप अगर ये लिखाओगे तो ये एसोसिएटिव लॉ भी नहीं होल्ड करती है। अब उसके बगैर कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। आप कहते हो कि रियल नंबर्स फील्ड है, ये कुछ नहीं हो सकता। एसोसिएटिव लॉ पर एडिशन फेल हो गई तो इसलिए कंप्यूटर यूज़ करते हो तो आप ये वाला रियल नंबर वाला कैलकुलस नहीं यूज़ कर रहे हो, आप गणित इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये गणित से आप कैलकुलेट करते हो। अब ठीक है, ये मेरे आगे तो बढ़े हैं वो, भाई हमारे ऊपर 200 साल उन्होंने राज किया, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ तो किया है। वो हमारा छोटा मेटल केसिंग का रॉकेट था, अब तो ये बड़ा हो गया है, कुछ तो प्रोग्रेस किया है। कोई उसको डिनाई नहीं करता है कि कुछ प्रोग्रेस किया है। लेकिन यहाँ बात प्रिंसिपल की हो रही है कि कौन सी चीज़ बेहतर है, आपको क्या सीखना चाहिए, है ना। तो वो अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो ये गणित बेहतर है। यही मेरा कहना, अलग भी है, बेहतर भी है। और ये बात समझाना लोगों को काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें समझते नहीं हैं। इसलिए मैंने अरिथमेटिक के आधार पे इस किताब में समझाई है कि भाई अरिथमेटिक तो आपको आता है, और आप देखो ये गधे लोग बोलते हैं कि 10 से आप 11 नहीं घटा सकते, और वो 19वीं सदी में बोल रहे हैं। किताब अवेलेबल है, आपको आर्काइव में मिल जाएगी। यानी मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूँ। और वो बड़ा फेमस प्रोफेसर है, 700 आर्टिकल्स लिखे हैं उसने, वो ऐसा लिख रहा है छोटे नंबर से बड़ा नंबर नहीं घटा सकते। क्यों ऐसा कहा? तो ये मूर्खता हुई ना। अब हम क्यों उस मूर्खता को, हम उसको क्यों फॉलो करें? हमारा गणित है, हम करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हम इसलिए करें कि हमारा है, हम इसलिए करें कि बेहतर है। तो कम से कम कंपेयर तो करें। अगर आपको ये और वो दोनों नहीं मालूम है तो आप कैसे करोगे?
तो आप बेहतर है कर नहीं सकते, आप खाली बोला अरे हाँ भाई ये कह रहा है हम मान लेते हैं, ये विकिपीडिया कह रहे हैं हम मान लेते हैं, वो चैटबॉट कह रहा है हम मान लेते हैं, अब ये उसी में आप डूब गए कि आपने ज्ञान को आपने ठुकरा दिया और आपने विश्वास कर लिया, ये जो भी मीन्स है, जो पश्चिमी स्रोत है उसमें विश्वास कर लिया। तो ये इनकी चाल रही है, उसमें हम 200 साल तक समझ नहीं पाए हैं कि ये इनकी पादरीवाद की चाल है, मैकाउले की चाल नहीं है। क्योंकि यही जो हमारे जो उपनिवेशवादी शिक्षा है ये सारे दुनिया में पाई जाती है, साउथ अफ्रीका में पाई जाती है, साउथ अमेरिका में पाई जाती है, अफ्रीका में पाई जाती है, आपके सारे ऑस्ट्रेलिया है, हाँ ऑस्ट्रेलिया, सब जगह पाई जाती है, चीन में पाई जाती है। तो ये जो है ये हमको समझना है कि ये बहुत सरल चाल है लेकिन गहरी चाल है, और हम उसमें फंस गए हैं। एक बार फंस गए हैं तो उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका माइंड इंडोक्ट्रिनेट हो जाता है और आपके पास सारे स्रोत, आप चेक कैसे करोगे, चेक करोगे आप पूछ के। क्योंकि आपको दूसरी बात, आपको देखिए अज्ञान फैलाने के लिए, अंधविश्वास फैलाने के लिए आपको अज्ञान सिखाया जाता है, और हमारी शिक्षा प्रणाली जो है अज्ञान सिखाती है, सबसे पहले अज्ञान सिखाती है कि भाई आप कुछ मत सोचो, आपको जो बताया वो करो। लेकिन बच्चे समझते हैं। मेरा बच्चा जब था 7 साल का था, मैंने उससे पूछा भाई ये वेदर क्या कर रहे हो स्कूल में? साइंस कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? साइंस में वेदर कर रहा हूँ। क्या वेरी गुड, वेदर क्या है, डिफिनीशन दो। वेदर इज द स्टेट ऑफ द एयर सराउंडिंग द अर्थ। अच्छा वेरी गुड, ये क्या है स्टेट सराउंडिंग द अर्थ, एयर सराउंडिंग द अर्थ, किस चीज़ की बात कर रहे हो? नहीं मालूम। फिर मैंने कहा भाई ये क्या है, सीखो, घर में किताबें हैं, एनसाइक्लोपीडिया है, डिक्शनरी है, देखो और खुद अपना डेफिनेशन बनाओ। फिर वो बोलता है टीचर नहीं चाहती, टीचर चाहती है कि वो जो बोलती है उसी को मैं रिपीट करूँ, रट्टा लेके उसको दोबारा करूँ। फिर मेरे को कहना पड़ा कि तुम करो और मैं आके तुम्हारे लिए झगड़ूंगा। मेरे को झगड़ना पड़ा कई बार उस स्कूल में, दिल्ली के सरदार पटेल स्कूल में, और ऐसे कई बार मेरे को झगड़ा करना पड़ा, और भी इंदौर के स्कूल में झगड़ा करना पड़ा। तो ये कई बार हो, इसका मैंने एक अकाउंट भी लिखा है, एक पेपर है मेरा, टाइम व्हाट इज़ इट दैट इट कैन बी मेजर्ड, साइंस एंड एजुकेशन में, कैसे ये केसेस में, क्योंकि ये प्रत्यक्ष ये सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट है, तो पहला एक्सपेरिमेंट है। अब वो लिख देते हैं कि भाई आप कहीं पे भी डालो उसका एम्पलीट्यूड यही है। क्यों? क्योंकि वो 2π√L/g है उसमें तो कोई एंगल आता ही नहीं है। तो वो गलत है, लेकिन ये गलत चीज़ लिख देते हैं और सिखाते जाते हैं बच्चों को। मेरे बच्चे ने पूछा कैसे 90 डिग्री से डालेंगे आएगा क्या? नहीं, मैंने कहा करके देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखो। उसने किया भी, एक रिपोर्ट भी लिखी, वो है आपको मिल जाएगा, पेंडुलम प्रोजेक्ट करके, तो आपको मिल जाएगा वो। और इस तरह से पॉइंट ये है कि हमको रट्टा मारना सिखाते हैं और अज्ञान सिखाते हैं, जिससे कि वो अंधविश्वास फैला पाएँ कि आपको कोई चीज़ मालूम नहीं है, आप क्या करोगे? आप पूछोगे, किससे पूछोगे? गूगल से पूछोगे, चैटबॉट से पूछोगे। आपको सरल तरीका दे दिया तो वो किस पे चलता है? विकिपीडिया पे चलता है। विकिपीडिया क्या कहती है कि प्राइमरी सोर्सेस नहीं चाहिए, हमने जो कहानी सुनाई वो सुनोगे, और दूसरे ने पश्चिमी चीज़ सही है और गैर पश्चिमी चीज़ गलत है। तो ये अंधविश्वास आपके अंदर भर दिया जाता है, आपको आज्ञाकारी बनाते हैं, ज्ञान नहीं देते हैं, आज्ञाकारी बनाते हैं कि आप बैठे रहो चुपचाप, कुछ भी बोलें। हम अदृश्य बिंदु की बात करें, आपके समझ में नहीं आता अदृश्य बिंदु क्या है, लेकिन आप सुन लो और आप लिख दो और आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आपको नौकरी मिल जाएगी। और ये बात कूट के अंदर भरी है। कंप्यूटर साइंस में भी ऐसा बोलते थे, मार्क्स चाहिए। मैंने कहा क्या मार्क्स है? एक प्रोग्राम लिखो, गिटहब पे डाल दो, उससे आपको नौकरी जल्दी मिलेगी, मार्क्स के पीछे क्यों पड़े? तो इस तरह से होता है। आचार्य जी, जैसे अभी आप चैटबॉट्स की बात कर रहे हैं, और आजकल तो चैट जीपीटी सबके हाथ में ही है, कुछ भी होता है चैट जीपीटी, और सबसे ज़्यादा मूर्ख तो बना ही दिया है हमारी जनरेशन को। तो जैसे मैंने आपकी बुक पढ़ा और आपने भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस रखे हैं कि ठीक है मेरी मत मानो लेकिन इसके आंसर दो। तो जैसे आपका ये क्वेश्चन है कि अगर आप ग्रीक्स को इतने एडवांस मान रहे हो तो उनको जब बेसिक अर्थमेटिक्स नहीं आ रही है तो कैसे वो इतनी बड़ी बड़ी साइंस या कर रहे हैं, इसका आप उत्तर दे दो। सेम चीज़ें मैंने चैट जीपीटी पे डाल दी, क्योंकि चैट जीपीटी भी ट्रेंड है, वेस्टर्न वर्ल्ड में ही ट्रेंड है। तो अब चैट जीपीटी का आंसर ऐसा आएगा कि हाँ, ग्रीक्स जो है वो अर्थमेटिक पे उस तरह से काम नहीं कर रहे थे, उतना फोकस नहीं थे, लेकिन वो ज्योमेट्री में बहुत आगे थे, एक्सियोमेट्रिक ज्योमेट्री, यूक्लिड और ये सब बताते हैं। और फिर कहीं ना कहीं वो ऐसा भी दिखाते हैं कि भारत में भी 2 अर्थमेटिक पर काम हुआ है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि वो बहुत जीनियस थे, वो 5th-6th सेंचुरी तक आते आते प्लेस वैल्यू सिस्टम वगैरह डेवलप हुआ है।
तो कहीं ना कहीं जहाँ वो ये नहीं मानना चाहते हैं कि ग्रीक्स के पास नहीं था और कुछ और चीज़ में वो आगे थे, वहीं वो इंडियन जो मैथमेटिक्स है जिसकी आप बात करते हैं, प्लेस वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं, उसको वो 5th सेंचुरी या ब्रह्मगुप्त के समय लाकर दिखाते हैं कि हाँ, इंडिया में भी धीरे धीरे चीज़ें हुई हैं, इतना कुछ फास्ट नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या यही ट्रूथ है कि प्लेस वैल्यू सिस्टम हमारा 5th-6th सेंचुरी आते आते डेवलप हुआ है? नहीं, ये तो पूरा झूठ है, क्योंकि ये बेसिकली मिथ्या फैलाते हैं जानबूझकर कि ये पादरीवाद का काम है, आपको बहकाना मिथ्या फैला के। तो पहली बात तो ये है कि उन्होंने ज्योमेट्री की, ये बात गलत है। उन्होंने किस तरह की ज्योमेट्री की? देखे तो एक्सियोमेट्रिक ज्योमेट्री नहीं है ये। मेरा जो 2 लाख का चैलेंज है उसमें भी है कि आप ग्रीक्स को छोड़ें, कहीं भी दुनिया में एक एक्सियोमेटिक प्रूफ दिखा दें बिफोर हिल्बर्ट 1899, फाउंडेशंस ऑफ ज्योमेट्री हिल्बर्ट ने लिखी, इसमें पहली बार एक्सियोमेटिक प्रूफ दिया गया यूक्लिड के प्रमेयों का। उसके पहले कहीं नहीं है दुनिया में। ये मेरे चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, इतने साल से पढ़ा हुआ है। तो ये झूठ बोलते हैं, साफ साफ झूठ बोलते हैं। आप चैलेंज दो तो चुप रहते हैं, दबा देते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे पास तो यजुर्वेद में मिलता है, एकच दशच, ये सब जो है ये आपको यजुर्वेद 17:2 में मिलता है। तो ये तो हो गया प्लेस वैल्यू सिस्टम, क्योंकि आप 100, 1000 ऐसा गिनते जा रहे हो। तो द वेरी फैक्ट दैट यू आर गोइंग बाय टेंस, इट शोज दैट यू आर यूजिंग प्लेस वैल्यू सिस्टम। और इसमें जीरो भी था। ये कहना है कि भाई आर्यभट्ट ने किया, ये गलत बात है, क्योंकि अगर आप प्लेस वैल्यू सिस्टम यूज़ करें तो कोई भी नंबर लिखने में, जैसे आपको साधारण उदाहरण दिया 108 है, कुछ है, आप कैसे लिखोगे बगैर जीरो के? आप मेरे को समझा दो। तो ये तो सरासर झूठ है और कॉन्ट्ररी टू द स्लाइटेस्ट कॉमन सेंस है। जैसे कि यूक्लिड नहीं है, यूक्लिड की किताब तो है ना, तो किताब खोल के देखो, उसमें दिखाओ मेरे को एक एक्सियोमेटिक प्रूफ। मेरा चैलेंज है, रिवॉर्ड है। वो नहीं दिखाएंगे, वो आपको बोलते जाएंगे ये सब, लेकिन दिखाएगा नहीं। वो चैट जीपीटी को पूछा किसी ने, कहाँ है एक्सियोमेटिक प्रूफ, दिखाओ। तो ये गलत बात है। और हमारा जो था ये, देखिए यजुर्वेद में परार्ध आ जाता है। परार्ध जो है ये आपका ट्रिलियन हो गया आज की तारीख में। उनके पास ट्रिलियन के लिए शब्द ही नहीं था। तो उनका सबसे बड़ा नंबर कौन सा था? मिरियाड। अब ये मिरियाड आज की तारीख में भी, अगर आप ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी देखेंगे, उससे यहाँ पे किताब में उसका डिस्क्रिप्शन है, आपको मिलेगा कि मिरियाड यानी बिल्कुल अनगिनत हो गया। अब वो मिरियाड का मतलब है 10,000। अब 10,000 कैसे अनगिनत हो गया? अब इतना सारा काम किया, 10,000 ने तक गिनती नहीं कर सकते थे। तो बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, हर एक चीज़ झूठ बोलते हैं। तो आपको चेक करना है, आपको ये सोचना है, आप चेक कैसे करोगे? आपके पास प्राथमिक स्रोत कौन सा है? आप विकिपीडिया चैटबॉट से नहीं चेक कर सकते। आप प्राथमिक स्रोत मांगो, चैटबॉट से मांगो, देगा क्या प्राथमिक स्रोत? वो 10th सेंचुरी का देता है। हाँ, वो 10th सेंचुरी का देता है, बाइजेंटाइन 10th सेंचुरी का नहीं, बाइजेंटाइन ग्रीक नहीं चाहिए। हाँ, आप तो, हम तो यजुर्वेद की बात कर रहे हैं, आप उसको 10th सेंचुरी से कैसे कंपेयर करोगे? बाइजेंटाइन ग्रीक अलग वो प्रॉब्लम है, वो बाद में है, वो डिस्कस किया है किताब के अपेंडिक्स में। बाइजेंटाइन ग्रीक कोई कनेक्शन नहीं है बाइजेंटाइन ग्रीक और अर्ली ग्रीक का, क्योंकि बाइजेंटाइन ग्रीक हमारे यहाँ से गया। सेक्साडेसिमल सिस्टम यूज़ करते थे, वो अरब को कहाँ से मिला? हमसे मिला। क्योंकि हमारे जो वैदिक प्रणाली है टाइम कीपिंग की, काल गणना की, तो उसमें जो घटी, पल, विपल या नाड़ी, तो ये आप जो इस्तेमाल करते हो वो सेक्साडेसिमल सिस्टम है, शास्टिक सिस्टम है। और वो यहाँ से गया, अरबों के पास तो गया। अब बाइजेंटाइन यानी तुर्की जो थे, उन्होंने तो उनकी नकल करी। बहुत सारे टेक्स्ट हैं जो कि अरबों के हैं, तो इसकी क्यों नहीं की? उसी समय मिलता है, जब यहाँ से गया उसी के बाद मिलता है। तो आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते। तो ये तो एक बात हो गई। लेकिन ये जो है कि वो ज्योमेट्री में भी वो सुपीरियर क्यों बोलते थे, या अरिथमेटिक में सुपीरियर क्यों बोलते थे? इसी कारण से सुपीरियर बोलते थे। ये जो किताब में दिया है अरिथमेटिक में, बोएथियस, जो एक ही किताब थी अरिथमेटिक की यूरोप में, बोएथियस की थी, और वो पादरियों को पढ़ाई जाती थी उनके क्वाड्रिवियम में। क्वाड्रिवियम मैंने 4 सब्जेक्ट्स थे। हाँ, 4 सब्जेक्ट्स थे जो कि पादरी सब पढ़ते थे, और उसमें बोएथियस की अरिथमेटिक एक किताब थी। 4 सब्जेक्ट कौन कौन से थे? अरिथमेटिक, हेवन, म्यूजिक
और सेक्रेड नंबर, सेक्रेड ज्योमेट्री, ये दोनों करते थे। ज्योमेट्री भी करते थे, अरिथमेटिक भी करते थे। कैसे बोलते कि नहीं करते थे? इनके चर्च का सब्जेक्ट था। क्वाड्रिवियम तब से आज तक पढ़ाया जा रहा है। तो ये सेक्रेड क्यों बोलते थे? क्योंकि वो कहते थे ये सुपीरियर है, रॉकेट के कारण नहीं। इसलिए सुपीरियर है कि उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है। तो ये मैंने बोएथियस का कोट किया, क्योंकि यही बात अफलातून कहता है, कई बार कहता है। सुकरात उसमें कहता है कि दे कंफ्यूज द नेसेसिटीज ऑफ डेली लाइफ विद ज्योमेट्री, वेयर द ट्रू पर्पस ऑफ दैट साइंस इज द इटर्नल नॉलेज। ऐसा कहता है अफलातून। तो ये आपके ये मेनो में मिल जाएगा, रिपब्लिक में मिल जाएगा, कई जगह है। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज को डिनाई करते, यानी उसको डाउनग्रेड करते थे कि ये हमारा स्पिरिचुअल नॉलेज, इसलिए सुपीरियर, रॉकेट के कारण नहीं। उस जमाने में कोई रॉकेट नहीं था, फिर भी वो सुपीरियर बोल रहे। मैथमेटिक्स को मैजिक ले रहे हैं, मैजिक लेते हैं क्वाड्रिवियम में, मैथमेटिक्स को, ज्योमेट्री को, सबको मैजिक ले रहे हैं। नंबर्स को पर्टिकुलरली बोलता है साफ साफ, नंबर्स आर फॉर्म ऑफ मैजिक। क्वाड्रिवियम में आप देखोगे आज की किताब में क्वाड्रिवियम की, तो ये नंबर्स आर अ फॉर्म ऑफ मैजिक। सो साइंस इज ऑल अबाउट मैजिक। तो ये इस तरह की बिल्कुल अंधाधुंध चीज़ें बोलते हैं, और ये पादरी सब इसी पे ट्रेंड थे। तो अरिथमेटिक तो था। अब उस अरिथमेटिक में कोई जोड़ने घटाने की, गुणा करने की, भाग देने की कोई टेक्निक नहीं दिखाता है, कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं दिखाता है बोएथियस। वो खाली उसके मैजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है। तो ये अगर आप कहेंगे कि वो सुपीरियर था क्योंकि इम्प्रैक्टिकल था, तो लोग हंसेंगे। इसलिए ज्योमेट्री के बारे में वो, यार हमने कुछ खास किया, क्या खास किया? झूठ बात है। तो कोई भी खास चीज़ नहीं की, कोई एक्सियोमेटिक चीज़ नहीं की। मेरा चैलेंज है, ओपन चैलेंज, कोई भी एक एक्सियोमेटिक प्रूफ कहीं पे भी दुनिया में दिखा दो बिफोर हिल्बर्ट 1899। हाँ, ओपन चैलेंज है, पड़ा हुआ है, वो पड़ा रहेगा। कोई क्योंकि है नहीं किसी के पास। हिल्बर्ट ने किताब ही इसलिए लिखी कि ये लोग 700 साल तक बोलते आ रहे यूक्लिड में एक्सियोमेटिक प्रूफ है, एक्सियोमेटिक स्पेशल टाइप ऑफ प्रूफ है। पूरा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने अपना सिलेबस बदल दिया, एग्जाम के रूल्स बदल दिए। लेकिन ये बात जब आई कि इसमें एक्सियोमेटिक प्रूफ ही नहीं है, तो एक्नॉलेज किया, हिल्बर्ट ने एक्नॉलेज किया, इसलिए तो किताब लिखी कि भाई एक्सियोमेटिक प्रूफ नहीं है इसलिए मैं दे रहा हूँ। रसल ने इसलिए तो की, लेकिन उसने कहा कि भाई ये तो प्रूफ है ही नहीं, सही प्रूफ है ही नहीं यूक्लिड में। तो ये जो बात है, ये एक्नॉलेज क्यों नहीं करते हैं? जब उनके बड़े बड़े विद्वानों ने एक्नॉलेज कर दिया, तो एक्सियोमेटिक मेथड वहीं से शुरू होता है, हिल्बर्ट से और रसल से, एक्चुअल एक्सियोमेटिक मेथड। तो ये क्यों नहीं मानते ये बात को? तो सब चीज झूठ बोल रहे हैं, हर एक चीज में झूठ मिले बिना एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, एक वाक्य नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये जो बात है, इसको हमको कंटेस्ट करना है। उसको कंटेस्ट करने का एक ही तरीका है कि भाई आप प्राथमिक स्रोत ढूंढो। आप विकिपीडिया पे मत रिलाई करो, आप चैटबॉट पे मत रिलाई करो। वो तो जो उसको सिखाया है वो पलट देता है, आपके ऊपर थोप देता है। तो ये चैटबॉट जो है किस डेटा पे ट्रेंड है, इस पे डिपेंड करता है। तो वो विकिपीडिया के डेटा पे ट्रेंड है, वो वेस्टर्न सोर्सेस पे ट्रेंड है, वो मेरे बताए हुए, फिर भी वो पढ़ता है लेकिन मेरे बताए हुए चीज़ पे चलेगा नहीं। खैर अभी उसमें नहीं जाते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यही चीज़ अरिथमेटिक में अप्लाई होती है। उन्होंने अरिथमेटिक में क्या किया, वही अफलातून की बात यूज़ की और कहा कि भाई जो प्रैक्टिकल है वो बेकार है, वो घटिया है, क्योंकि हम तो स्पिरिचुअल चीज़ की बात कर रहे हैं। लेकिन जो प्लेटो की जो सोल थी वो हमारे हिंदू नोशंस, आत्मा के नोशन से काफ़ी मिलती जुलती थी, यानी बहुत ही मामूली सा फर्क मिलेगा आपको। तो अफलातून की जो सोल थी उसको तो पादरियों ने श्राप दे दिया, अपना सबसे बड़ा श्राप, एनाथेमा, और कहा कि भाई ये नहीं चलेगा हमको, क्योंकि ये पुनर्जन्म की बात करता है और हमको क्या चाहिए, हमको मृत्योत्थान की बात करना है, रिसरेक्शन की बात करना है, रीबर्थ की नहीं बात करना है जैसे हमारे यहाँ होता है। खैर, तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया। तो अब उनके पास में कोई सोल की वैल्यू नहीं है, क्योंकि भाई आपका रिसरेक्शन होता है, इन द फ्लैश होता है। आप जिस शरीर में आप मरे उसी में आप जिंदा होते हो।
तो सोल की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए आपको इटर्नल डैमनेशन जो है आपको बार बार टॉर्चर कर रहा है। किसको टॉर्चर कर रहा है? सोल को टॉर्चर कर रहा है कि आपके शरीर को टॉर्चर कर रहा है? तो शरीर तो चाहिए ना। तो इसलिए ये शरीर पे आ गए और ये सोल थी ही नहीं। तो बोएटियस जो करता है गड़बड़ करता है, और आज की तारीख में ये कहना कि वो अरिथमेटिक अच्छा था जबकि उसकी कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है। सब लोग ये जानते हैं कि अरिथमेटिक अंकगणित कैसे करना है, तो ये हास्यास्पद हो जाता है। इसलिए ये बात नहीं कही जाती अरे ज्योमेट्री में कुछ वही चीज़ की जो ज्योमेट्री में की, वही चीज़ अरिथमेटिक में की, वही चीज़ अरिथमेटिक, ये बोएटियस के अरिथमेटिक में। और इसके लिए क्योंकि वो कहते गए कि हम बहुत उत्कृष्ट हैं, बहुत उत्कृष्ट हैं, इसलिए उनको इतने डफरगिरी करी उन्होंने कि वो हिंदुस्तानी अंकगणित समझ ही नहीं पाए। सबसे पहले जब गया गर्बर्ट लेके गया, वो पोप सिल्वेस्टर II बना बाद में। हाँ, और वो क्यों लेके गया? क्योंकि उसने सुना कि भाई ये जो मुसलमान लोग हैं, क्योंकि स्पेन जो था उस ज़माने में मुसलमान लोग यूरोप में थे और वो सबसे समृद्ध रीजन था यूरोप का। स्पेन को जीत लिया था मुसलमानों ने। हाँ, बहुत साल से उस पर राज कर रहे थे, तो वो उमैयद खिलाफत थी वहाँ पे। तो उनके पास बहुत वेल्थ थी और ये छीनना चाहते थे, और इन्होंने कहा कि भाई कंपटीशन था रिसर्च के पहले से, तो कंपटीशन था। वो तो इतने बड़े अंक लिख लेते हैं, हम तो लिख नहीं पा रहे हैं। अरे हम तो सुपीरियर हैं, हमको इतना तो जानना ही चाहिए। तो इसलिए करके वो लाया। अब लाया तो समझ नहीं पाया। एक चीज़ समझी उसने, प्लेस वैल्यू समझी। तो उसने क्या किया, क्योंकि ये जो सिस्टम है जो वो इस्तेमाल करते थे उसको मैं गिट्टी गणित कहता हूँ, जो ग्रीक और रोमन इस्तेमाल करते थे। उनमें कैलकुलस का मतलब पत्थर जो छोटा पत्थर होता है, उसका एक पिक्चर भी बनाया है किताब में। तो पत्थर, तो इसलिए उसको गिट्टी गणित कहता हूँ, पेबल अरिथमेटिक। तो गिट्टी गणित था उनका, प्लेस वैल्यू अरिथमेटिक नहीं था। तो उसके लिए आपको एक काउंटिंग बोर्ड लगता है, एबैकस जिसको बोलते हैं। तो एक ऐसा बोर्ड बिछा देते हैं, उसमें सब काउंटर्स को रखते हैं। तो उसने ऐसा एबैकस बना दिया अरबी अंकों के लिए, और उसका बहुत भारी एबैकस बनाया। 26 प्लेसेस थे। तो इतना बड़ा बनाने के लिए उसको शील्ड मेकर के पास जाना पड़ा, और बहुत हज़ारों उसको ये एपाइसस जो बोलते हैं बनाए। यानी एपाइसस यानी जो 4 गिट्टी डालने के बजाय एक गिट्टी लिख दोगे जिसके पीछे 4 लिखा है, काउंटर के समान। अच्छा, सिंबल्स डाल दिए। बाद में जेटन्स बहुत इस्तेमाल हुए यूरोप में। अब ये जो बात है ये साफ साफ जाहिर करती है कि उसको समझ में ही नहीं आया। इनफैलिबल बोलते हैं पोप को, लेकिन उसके समझ में ही नहीं आया कि कैसे करते हैं अरबी अंकों में। उसको मालूम था कि भाई मेरे को तो गुणा करना कैसे, समझ में नहीं आया। उसने लिखा लेकिन उसको मिला नहीं। कुछ और लोगों को मालूम था, तो उसने गलती करी। इसलिए गलती करी कि वो उसको एक ही तरीका मालूम था अंकगणित करने का, वो एबैकस यूज़ करके, पेबल अरिथमेटिक, गिट्टी गणित मालूम था। अब बाद में जो आया ये सारे गिट्टी गणित को सुपीरियर, हम उत्कृष्ट हैं, तो वो उनका तब से डायलॉग चला आ रहा है। अब चले आ रहा है तो वो मानने को तैयार नहीं कि उनका गणित जो है बेकार है। ChatGPT मानता है क्या? कुछ तो भी घुमा फिरा के बात करेगा, नहीं होता है, बिल्कुल बेकार है, थर्ड रेट है। अब ये इसलिए तो उन्होंने उसको इंपोर्ट किया, और इतने बार इंपोर्ट किया, बार इंपोर्ट किया, 16वीं सदी तक इंपोर्ट करते गए। पहले गर्बर्ट ने किया, फिर फिबोनाची ने किया, फिर क्रिस्टोफ क्लावियस ने किया, और फिर उनके पास में ये बात फैली कि ये गणित कैसे करते हैं। और तब भी नहीं पूरी विक्ट्री हुई। जो मैथ वॉर की बात करते हैं वो जो है वो उनका एक्सचेकर जो है, जो सरकारी खजाना था, उसको चक्कर बोलते हैं, तो क्योंकि वो शतरंज के इसके समान बना रहता है काउंटर्स के लिए। तो वो चलता रहा करीब 19वीं सदी तक, जब वो ब्रिटिश साम्राज्य क्योंकि कॉलोनियलिज्म से, उपनिवेशवाद से बहुत अमीर हो गया, इतने पैसे आने लगे कि उनका एक्सचेकर सिस्टम काम ही नहीं करता था और उसको रिपेयर करने में पूरा का पूरा ब्रिटिश पार्लियामेंट जल गया।
अच्छा, तो उसकी कहानी पार्लियामेंट ही जल गया। पार्लियामेंट की बिल्डिंग जल गई पूरे के पूरे दोनों, क्योंकि वो उसको यूज़ करते थे जैसे चार्ल्स डिकेन ने डिस्क्राइब किया है, रॉबिन्सन क्रूसो अरिथमेटिक यूज़ करते थे और उसके लिए टैली स्टिक यूज़ करते थे। अब वो टैली स्टिक्स को क्या करना है भाई, सरकारी खजाना है तो उसको आप, चार्ल्स डिकेंस बोलता है भाई इतने गरीब लोग हैं आसपास, उस ज़माने में बहुत गरीबी थी ब्रिटेन में, तो उनको बांट देते हैं कि ठंड में भाई वो आग करके सेक लेंगे। नहीं नहीं, स्ट्रेट सीक्रेट है, उसको पार्लियामेंट हाउस में ही जलाएंगे, सीक्रेट में जलाएंगे। तो इतने सारे टैली स्टिक्स थे कि वो पूरी आग लग गई बिल्डिंग में। तो ये इसका भी वर्णन है, ये सिंबॉलिक एंड होता है कि उन्होंने तब उनके कुछ जाके डफर लोगों के समझ में आया। देखिए ये सीधी सी बात है, उनके समझ में नहीं आई और तब उसके बाद भी गलतियां करते रहे, 20वीं सदी तक गलतियां करते रहे। तो हमको ये सोचना है कि हम क्यों उनकी, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम हर एक चीज़ में सोचते हैं वो उत्कृष्ट है, हमको नकल करना चाहिए। क्या हमको इसकी नकल करना चाहिए कि डिमॉर्गन बोल रहा है 19वीं सदी में मैकाउले के बाद कि 10 से 11 नहीं घटा सकते, तो हमको इसकी नकल करना चाहिए। तो फिर हमारी पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली इस नकल पे क्यों आधारित है? हमको सोचना चाहिए ना कि क्या अच्छा है। छोटी सी बात है, हमको सोचना चाहिए। और कोई कहे कि हाँ भाई ये अच्छा है, 10 में से 11 नहीं घटा सकते आप तो बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद हो जाएगा। तो इसलिए कोई कहता नहीं है, लेकिन आप घुमा फिरा के कुछ ये था, ग्रीक्स का कुछ नहीं था। ग्रीक का ना अरिथमेटिक था ना ज्योमेट्री था। वो भी जो प्लाटून जो बोलता है वो इजिप्ट से आई थी, वो रहस्यवादी ज्यामिति थी, उसकी नहीं थी। सारा बहुत कुछ जो है इजिप्ट का वो ग्रीस का इजिप्ट से आया था, इजिप्ट से नकल करी थी। जैसे मैंने बताया है वो एक्सटर्नल प्रोलेटेरिएट थे, तो वो उनको खुद का बहुत कुछ था, उनका आर्किटेक्चर वगैरह सब नकल किया हुआ है, पर्शियन आर्किटेक्चर से मिलता जुलता। आप देखो कॉलम्स, देखो आप परसेपोलिस में जाके देखो कॉलम्स, या आप लक्सौर में जाके देखो कॉलम्स, तो उसी आर्किटेक्चर की नकल करी। ऐसे बहुत सारे उनके देवताओं के नाम भी नकल पे आधारित हैं, इजिप्शियन देवताओं के। तो बल्कि ये जो जीसस की बात करते हैं ना, वो तो बाखुस है, बाखुस तो इजिप्शियन इसी की नकल करके बनाए, उसी से जीसस बना है, जो कि बहुत पहले से था। 25 को यानी गॉड ऑफ लव है, लेकिन सेक्सुअल लव वो उन्होंने बदल दिया, क्योंकि आप लोगों को डर दिखाओ कि भाई आप सेक्स के बारे में सोचते हैं तो गलत है, तो आप आके उसके लिए आप कुछ पेनेंस करो। तो ये सब चीज़ें हुई। तो ये कहना कि उनके पास कुछ सुपीरियर था, बिल्कुल गलत। आचार्य जी, आप प्राथमिक स्रोत की बात कर रहे हैं कि अगर आपको कुछ देना भी है ग्रीक से तो आप प्राइमरी सोर्सेज दीजिए, बात की बात मत करिए। बट इस पर अब चैटबॉट्स की बात हो रही है, या जो उनके मत होते हैं वो ये होते हैं कि वो जो प्राइमरी सोर्सेज थे वो तो मतलब विध्वंस में या उसमें खो गए या फिर जल गए या फिर गायब हो गए, लेकिन वो नॉलेज कहीं ना कहीं अरब में प्रिजर्व थी और बाद में फिर यूरोपियंस ने अरब से ही रिट्रीव कर ली, वापस ले ली, फिर वो रिनेसां वगैरह आया। तो उनका ये रहता है कि हमारे सोर्सेज थे। कहानी है, ये भी कहानी है, पूरी कहानी है। एडजंक्ट फैंटेसी है जिसको मैं कहता हूँ कि एक सहायक परिकल्पना है। अच्छा, अब उनके पास कहीं थे अरब के पास मान लो, तो अरबों ने हमारे से क्यों सीखा अंकगणित? कोई काहे को नहीं गए ग्रीक के पास, तो थे ही नहीं। खाली जो सेक्साजेसिमल अरिथमेटिक मिलता है, शास्त्रिक गणित जो मिलता है, शास्त्रिक गणित की विधि जो एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी है, जो इंडियन एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी है, जो वैदिक एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी है, वेदांग ज्योतिष में पाई जाती है कि घटी पल विपल, तो ये चीज़ जो है अरबों के पास गई है। तो साफ जाहिर सब मानते हैं, सिंध हिंद ट्रेडिशन है, ब्रह्मगुप्त का ट्रांसलेशन किया, आर्यभट्ट का ट्रांसलेशन किया, सबका किया। तो ये जो एस्ट्रोनॉमी गई ये तुर्की लोगों के पास भी गई, क्योंकि इन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया, बगदाद में इतना इन्वेस्टमेंट किया नॉलेज में कि वो नेचुरली तुर्की लोग उसको फॉलो करने लगे। तो अब ये कहना कि वो हमारा स्रोत है, जब तब क्यों मिलता है? तो ये डिस्ट्रॉय हुआ। ये एक तरह से सच है कि लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया जो है इन्होंने डिस्ट्रॉय करी, सारे मंदिर डिस्ट्रॉय किए। ये यूक्लिड और जीसस में इसका वर्णन है। एक एक मंदिर, रोमन मंदिर जो था उसको गिराया, एक एक गिराया, उसके सब सबूत मिलते हैं सब दूर।
और गिराया, और फिर ये जो है उनकी लाइब्रेरी जो थी, अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी, उसको जला दिया। और जिसने जलाया उसको संत बोलते हैं। संत बोलते हैं क्योंकि ये भी मिथ्या है। सेंट स्टीवन है। सेंट का क्या मतलब है आपको मालूम है? सेंट संत नहीं, सेंट का मतलब है क्रिश्चियन थियोलॉजी में कि जिस आदमी ने मरने के बाद 2 चमत्कार किए हैं, मरने के बाद 2 चमत्कार किए हैं, ऐसा वो सर्टिफाई करता है, तब उसको सेंट बोलते हैं। यही सेंट स्टीफन, सेंट टेरेसा, जिसकी भी नाम दे, सेंट जेवियर। हाँ, सेंट जेवियर। सेंट जेवियर तो बहुत ही बदमाश था। हाँ, उसने सारे गोवा के टेम्पल्स को जब डिस्ट्रॉय किया, उसने कहा बहुत अच्छा काम किया। उसने क्या, उसका अचीवमेंट था, उसने जहांगीर के लड़कों को कन्वर्ट किया। तो खैर उस बात में ना फंसे। तो ये जो है कि ये हर एक चीज़ में मिथ्या जोड़ देते हैं। अब किसी को मालूम नहीं रहता, सोचते हैं हाँ भाई संत रहा होगा। तो ये नहीं, संत की परिभाषा ये है कि मरने के उपरांत उसने 2 चमत्कार किए हैं, उसका सर्टिफिकेट उसको मिल गया है। क्योंकि ये लोग जानते हैं सब जो चमत्कार होते हैं कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे किए, ये सर्टिफाई करते हैं। तो ऐसा होता है। तो वैसे ही सब चीज़ में मिथ्या जोड़ देते हैं। अब जो बात है कि डिसअपियर हुआ अलेक्जेंड्रिया में, उन्होंने जलाया, ये बात तो सही है, लेकिन वो अरबों के पास था, ये तो गलत है। तो ये जो है कि एविडेंस हमारा गायब हो गया, एविडेंस मांगते हैं, एविडेंस गायब हो गया। मैं तो किसी के बारे में कह सकता हूँ गायब हो गया। फिर जब हमको कुछ और कहना है, अब ये आ गया, कहीं से आ गया, कहाँ से आया? नहीं, इसका भी प्रूफ होना चाहिए कि अरब के पास कैसे आया, या फिर नहीं, ठीक है, मान लेते हैं कहीं से चला गया, लेकिन फिर अरबों ने हमसे क्यों सीखा अंक गणित? ये बहुत मूल सवाल है। ग्रीक से क्यों नहीं सीखा? हाँ, और उन्होंने नहीं सीखा, क्यों सारे यूरोप ने क्यों नहीं सीखा? क्यों अरबी अंक माने? क्यों नहीं अपने ग्रीक के पास गए जो उन्होंने उत्कृष्ट काम किया था? तो क्योंकि ये पूरा बकवास है, पूरी कहानी है, सहायक परिकल्पना है। ये एक टेक्निक है, ये मैं सिखाया करता था हिस्ट्री, फिलॉसफी और साइंस में, कि कोई भी थियरी को किसी भी फैक्ट से हम कोरिलेट कर सकते हैं। हम यू कैन मेक इट कंपैटिबल विथ एनी फैक्ट्स, एनी थियरी, एनी हाइपोथेसिस, बाय एक्यूमुलेटिंग हाइपोथेसिस, कि हम एक परिकल्पनाओं का जमावड़ा बना देते हैं। ऐसा, अच्छा चलो हम एक और परिकल्पना करते हैं। जैसे कि जब ये आए हिंदुस्तान में, तो इनको पता चला कि ग्रीक जो नंबर हैं उनके नाम और रोमन नंबर के नाम और वो हमारे नाम से मिलते जुलते हैं। यही पूछने वाला था। मिलते जुलते हैं, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि जला दिया, तो अर्ली ग्रीक्स के जो नंबर्स हैं, हाँ, वो संस्कृत के नंबर से एका, द्वि, त्रि से मिलते क्यों जुलते मिलते हैं? हैं? हाँ, क्यों मिलते हैं? तो थे वही थे और वो आखिर तक वही मिलते हैं। आज भी वही मिलते हैं। रोमन अंक जो मैंने दिया है एक 1888 का, जो बॉस्टन में आप जाओ, उनका जो बिल्कुल अमेरिका का जो बड़ा लर्नड सेंटर ऑफ लर्निंग है, वहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी में देखो 1888 रोमन न्यूमरल में लिखा है। तो ये अभी भी वही फॉलो करते हैं। अब ये इसको फॉलो कर रहे हैं, तो इन्होंने क्यों अरबी अंक लिए जब उनके कुछ उत्कृष्ट थे? तो नहीं, ये सब झूठी बात है। और ये आप परिकल्पनाओं का जमावड़ा बनाते जा रहे हैं कि कोई भी चीज़ को आप एक एडजंक्ट फैंटेसी रहते हैं। जैसे एक और उदाहरण दे दूँ, साइंस से उदाहरण दे दूँ कि भाई ये जो न्यूटोनियन थियरी है, ये फिट नहीं करती है गैलेक्सी में। प्लानिटरी ऑर्बिट्स में फिट करती है, तो हमारी भी थियरी बढ़िया चलती थी, लेकिन ये गैलेक्सी में नहीं फिट करती है। नहीं फिट करती है तो आप क्या करते हो? अरे डार्क मैटर, क्योंकि जो तारे घूम रहे हैं, जो रोटेशनल वेलोसिटी है, वो इज़ टू फास्ट। और फिर वो आप न्यूटोनियन थियरी लोगे तो जितने दूर जाते जाओगे उतनी स्लो होते जाएगी रोटेशनल वेलोसिटी, और डिक्लाइन होगा 1/√r। लेकिन ये तो इंक्रीज करते जाती है, और इंक्रीज करते जाती है, डिक्लाइन नहीं होती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? एक आप परिकल्पना ढूंढ लो, डार्क मैटर है, उदाहरण दे रहा हूँ। तो किसी भी थियरी में आप एक परिकल्पना जोड़ सकते हो। जैसे इन्होंने किया, जब आए कि ग्रीक्स तो इतने महान थे, तो वो क्यों संस्कृत से नंबर गिन रहे हैं? क्यों उनके शब्द वही हैं?
तो इससे कोई कोई लोग जैसे श्लेगल कहने लगा कि भाई ग्रीक इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत, तो ये इनका जो पूरा अपना ये था ईगो था वो पूरा ख़त्म हो जाता कि भाई वो उन्होंने अपनी भाषा ही हमसे सीखी, गणित तो सीखा ही, भाषा भी सीखी, तो पूरे ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने आर्यन रेस फैंटेसी बना दी, एक सब्सिडियरी फैंटेसी, एक सहायक परिकल्पना। अब उसके लिए 200 साल से चल रहा है, कोई सबूत नहीं निकला। अब बोलते हैं साइंटिफिक मेथड हम निकालेंगे। पहला साइंटिफिक मेथड क्या था? स्कल साइंस, आपकी खोपड़ी विज्ञान, खोपड़ी की आप शेप देखोगे और आप आचरण के बारे में पता करोगे। ऐसा रेसिस्ट लोगों ने कहा, पूरे रेसिस्ट थे। गोबिनो स्लेव जब सिविल वॉर हुई उसमें उसके डिफेंस में लिखा कि इनकी खोपड़ी ऐसी है, दिखती है और ये विज्ञान है, इसलिए विज्ञान है, तो विज्ञान के नाम पे कुछ भी चलता है। खैर हमको उसमें नहीं फंसना, मैं खाली बता रहा हूँ कि कैसे किसी भी चीज़ के साथ में आप सहायक परिकल्पना कर सकते हैं और उसमें आपके पास सबूत नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे को जेनेटिक सबूत नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि अरिथमेटिक में क्या हुआ, कल्चर में क्या हुआ, उनके त्यौहार कैसे बनते थे, उनका कैलेंडर कैसे बनता था, और वो अपना कॉमर्स कैसे करते थे। तो हमसे सीखा। क्यों सीखा? क्यों? उनके पास था ज्ञान, कहीं छुप गया था, फिर आया तब भी तो सीखते गए। कब हुआ रेनेसांस? तो ये तो हमारा गणित सीखते गए, रेनेसांस के बाद भी सीखते गए। तो उनको रेनेसांस में भी नहीं मिला, पहले भी नहीं था, तो कभी था ही नहीं। ये बकवास की बात है, क्योंकि वो छुपाना चाहते हैं। उन्होंने क्रुसेड के दौरान ग्रीक्स की बहुत गुणगान किया, बहुत महिमागान किया, उन्होंने ये किया वो किया, क्योंकि उनको मुस्लिम जो लाइब्रेरी थी टोलेडो में उसको हड़पना था। अब उनके कब्जे में थी, लेकिन वो लिस्ट ही नहीं ले सकते थे कि उनका जो अंधविश्वास था कि आप कोई गैर क्रिस्तानी से, हेरेटिक जिसको बोलते हैं, मेरे को मालूम नहीं उसके लिए क्या, हेरेटिक के लिए विधर्मी काफिर नहीं, काफिर तो वो मुसलमान बोलते हैं, ये विधर्मी, हाँ हीथन बोलते हैं क्या ये लोग? हीथन भी अलग शब्द हो जाता है, हेरेटिक विधर्मी हो जाता है। तो ये विधर्मी जो है वो उसको तो यातनाएं देगा, जिंदगी भर नहीं, इटर्निटी के लिए यातना देगा। तो डरते थे। तो ये तो उनके मजहबी दुश्मन से आ रहा है ज्ञान, तो उसको कैसे अपनाएं? इसलिए उन्होंने बस एक फैंटेसी, हर एक चीज़ के लिए एक फैंटेसी बना देते हैं, परिकल्पना बना देते हैं कि भाई ये तो ग्रीक का ज्ञान था, इसलिए हमारा ज्ञान है, हमारी अमानत है और हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। और सारे के सारे जो उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ खड़े किए क्रूसेड्स के दौरान, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, पेरिस, ये सब पादरियों ने खड़े किए। उसमें पहले टेक्स्ट बुक जो थे सब टोलेडो लाइब्रेरी के ट्रांसलेशन से आए, अरबिक से। ये जो टोलेडो लाइब्रेरी है ये इस्लाम ने खड़ी की थी। हाँ, और इस्लाम से ज्ञान लेना नहीं चाहते थे क्योंकि वो उसको दुश्मन समझते थे, तो उसको मजहबी दुश्मन समझते थे। खाली दुश्मन नहीं, दुश्मन से तो आप ले सकते हो ज्ञान, लेकिन मजहबी दुश्मन है तो वो विधर्मी ज्ञान है, तो उससे आपको पूरे इटर्निटी के लिए आपको यातनाएं देगा। इसीलिए उसको बोल दे कि ये ग्रीक का ज्ञान है। हाँ, जिससे कि पता हमारा था और ग्रीक हमारे दोस्त थे। अर्ली ग्रीक्स हमारे दोस्त थे, बाद के ग्रीक से झगड़ा किया जैसे हाइपाशिया, लेकिन पहले के जो ग्रीक्स थे वो हमारे दोस्त थे। और ये यूसेबियस भी कहता है कि खाली ये लोग थे जो हमारे दोस्त थे, बाकी सब हमारे दुश्मन। तो इनके नाम से बना दिया। उसके लिए सबूत कुछ नहीं, आप बनाते जाओ, एक फैंटेसी, दूसरा फैंटेसी, तीसरा फैंटेसी, पूरा एक जमावड़ा बन जाएगा परिकल्पनाओं फैंटेसी का। पर आचार्य जी वो बात नहीं समझ में आई कि अर्ली ग्रीक्स के पास वो संस्कृत वाले कैसे लैंग्वेज है? अगर अर्ली ग्रीक्स नहीं कुछ जानते थे तो संस्कृत यहाँ से वहाँ कैसे पहुँची? हाँ, वो पर्शियन कॉन्क्वेस्ट से पहुँची, क्योंकि जो ग्रीक्स थे, अर्ली ग्रीक्स, वो पर्शिया के अधीन थे। तो ये एखेमेनिड कॉन्क्वेस्ट बोलते हैं, असली कॉन्क्वेस्ट है। ये आर्यन कॉन्क्वेस्ट के समान नहीं है कि भाई कहीं मिथ्या से हमने बना दिया। तो असली कॉन्क्वेस्ट है। हेरोडोटस में आप देखेंगे तो वो शुरुआत ही यहीं से करता है। हेरोडोटस, हाँ, हेरोडोटस लिखते हैं। तो उसकी शुरुआत ही यहीं से है कि वो पहले, और बहुत फेमस चीज़ है कि ये जो ओरेकल ऑफ डेल्फाई है, तो उस समय शासक एक तुर्की था, लिडियन बोलते हैं। तो उसने कहा, वो जब पर्शिया की आर्मी आई, मिडीस बोलते थे, तो उसने बोला कि भाई ये लड़ाई होगी तो क्या होगा? तो ओरेकल ऑफ डेल्फाई ने कहा कि एक ग्रेट किंगडम विल फॉल, महान राष्ट्र गिरेगा। अब उसको शक हुआ, अरे भाई
ये राष्ट्र की वो राष्ट्र कौन सा राष्ट्र गिरेगा। तो उसने पूछा कि ये कब तक राज करेगा, ये कब तक होगा मेरा राज का। तो बोला जब तक टिल एस विल रूल द मिडीज, एस गधा, एस म्यूल विल रूल द मिडीज। म्यूल बोला, म्यूल ये है कि वो क्रॉस होता है घोड़े और गधे का, खच्चर। तो अंटिल अंटिल रूल्स द मिडीज। तो उसने कहा ठीक है, म्यूल तो नहीं रूल करेगा तो मैं जाके लड़ लेता हूँ, हार गया। तो तब से वो पर्शियन कॉन्क्वेस्ट हो गया, तो ग्रीक्स का। तो पर्शियन लोगों ने राज किया उन पे। अब राज किया तो भाई वो सबसे पहली चीज़ जो राज करता है टैक्स लेता है। भाई आप पैसा दो मेरे को, है ना, सर मैं प्रोटेक्शन के दे रहा हूँ तुमको, प्रोटेक्शन रैकेट चलाता है। तो ये जो प्रोटेक्शन दिया तो इसके लिए वो टैक्स लेते थे। इसका साफ सबूत है हमारे पास, जो बोलते हैं दारियस वास, जो कि आज भी नेपोली म्यूजियम में खड़ा हुआ है, और उसकी डेटिंग बिल्कुल प्रिसाइज है। और उसमें जो है सीन बनाई है टैक्स कलेक्टर सीन। तो दारियस वास की जो टैक्स कलेक्टर सीन है उसमें जो पर्शियन जो है जो कलेक्ट कर रहा है टैक्स, वो एबैकस यूज कर रहा है, काउंटर्स और एबैकस, काउंटिंग बोर्ड यूज कर रहा है। एबैकस जो है काउंटिंग बोर्ड यूज कर रहा है और एबैकस यूज कर रहा है। तो ये हमको मालूम है कि उन्होंने वहां से लिया। अब फारसी जो है वो बिल्कुल संस्कृत के समान है। हमारे तो वो नेबर्स हैं, सप्ताह है हफ्ता बोल देते हैं, असुर है उसको अहुर बोल देते हैं। ऐसे बहुत सारे बिल्कुल सिमिलर। अवेस्तन जो है वो संस्कृत के बहुत क्लोज है, बिल्कुल सिमिलर है। हाँ, तो नहीं फारसी भी बहुत सिमिलर है। अच्छा। अवेस्तन तो ठीक है। तो जब ये इतनी सिमिलर है तो वो नेचुरली वही शब्द इस्तेमाल करने लगे नंबर्स के लिए। तो ये कनेक्शन रहा है, कोई इसमें अचरज की बात नहीं है। भाई हमारे नेबर्स थे, उन्होंने उन पर शासन किया, उन्होंने टैक्स कलेक्ट किया, तो भाई नंबर तो वही, नाम वही सीखेंगे कि टैक्स पे करना है। कितना टैक्स पे करना है भाई बताओ, तो वो बताएगा अपनी भाषा में, तो इनको जानना ज़रूरी है। अच्छा, तो ऐसे लैंग्वेज, पर्शियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रीक्स है, तो ये जानना, ये कहना नहीं चाहते हैं कि ग्रीक्स को कॉन्कर किया, फैक्ट है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। हेरोडोटस तो कहता है, हमारे पास में बहुत सारे ईरानियन सोर्सेस कहते हैं, बहुत सारे सोर्सेस हैं उसके लिए, और ये फिजिकल सोर्सेस भी हैं, जैसे दारावास है। हाँ, तो ये तो रूल कर रहे थे। तो ये जो सिकंदर आया वो तो अपने जो उनको रूल कर रहे थे उसके खिलाफ बगावत कर रहा था। अच्छा, हाँ, पर्शिया पे जो अटैक करने आया। हाँ, तो ऐसे नंबर्स आए उनके पास, लेकिन ज़्यादा नहीं सीखे, थोड़ा ही सीखे जितना उनको ज़रूरत थी, जितना टैक्स भी करते थे। क्योंकि रोमन एम्पायर का हमारे साथ भी ट्रेड था, बहुत सारा ट्रेड था, लेकिन नहीं सीखे। आचार्य जी, जैसे हम इस पॉडकास्ट में बहुत ढेर सारी कमियों के बारे में बात कर रहे हैं जो वेस्ट में थी, बट लेकिन एक अभी आप इंटरनेट पर एक जो सबसे पहले इस वीडियो पे कमेंट आएगा वो मैं बता रहा हूँ वो क्या आएगा क्योंकि मैं इस फील्ड में 2-2.5 साल से हूँ। इतना ज्ञान था तो गुलाम कैसे हो गए। तो क्या है कि अगर आप देखिए, हम एक बार को मान भी लें यूरोपियंस या उनके अर्ली ग्रीक्स या जो उनकी परंपरा है उसमें इस तरह की अर्थमेटिक ज्योमेट्री नहीं थी, लेकिन स्टिल नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो, दे रूल्ड, उन्होंने शासन किया है। भारत में अगर हम, फिर वही है कि पॉडकास्ट पे बैठ के आप इतना ज्ञान बता रहे हो तो फिर गुलाम कैसे हो गए। और ये इतना घर कर गया है हमारी सोसाइटी में कि हमारे जैसे जो भारतीय हैं, मतलब जिनको एक बार अगर डाउट भी है तो वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये अपनी बात है। ऐसा तो है नहीं कि इसमें और किसी की बात है और किसी की सुपीरियरिटी प्रूव हो रही है, हमारी ही होगी अगर हम पढ़ लें। लेकिन हम पढ़ते नहीं, उल्टा हम ये क्वेश्चन करते हैं, अच्छा ठीक है हमें इतना सब कुछ आता था, गेस करते हैं इस किसी आधार पे, किसी आधार पर इतना ही आता था तो हम गुलाम कैसे हो गए। और फिर ऐसा तो है नहीं कि अभी जाके हम पहले भी गुलाम रहे, उसके बाद फिर यूरोपियंस ने आके हमें गुलाम बनाया। पहले किसने गुलाम बनाया? जैसे मुगल्स हैं, जैसे गजनी आया उसने तोड़ फोड़ करके लूट मार कर ही चला गया, या मुगल आए उन्होंने राज किया, गुलाम नहीं बनाया। गुलाम तो अंग्रेज़ों ने बनाया है, और उन्होंने हमको नहीं, सारी दुनिया को गुलाम बनाया। हाँ, तो ये कहाँ से उनके पास है जब कुछ है ही नहीं नॉलेज। हाँ, नहीं, नॉलेज की बात नहीं है इसमें। इसमें बात है झूठ की। हम लोग बहुत गलिबल थे। पहली बात तो आप देखें कि जब ये आए, जैसे बैटल ऑफ प्लासी है, तो कैसे जीती इन्होंने? घूस खिला के, घूस खिलाई कि भाई हम तुमको राजा बना देंगे और तुम अपने
आर्मी को, सेना को बोल देना कि अपना सब हथियार फेंक दे। और उसके लिए पैसा कहाँ से मिला घूस देने के लिए? वो कलकत्ता के लोगों ने दिया, मर्चेंट्स ने दिया, व्यापारियों ने दिया उनको। और फिर उन्होंने 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। ये सब आर्यन रेस कंजेक्चर जो है उसमें ये इसका वर्णन है कैसे उन्होंने ये जीता, जो आपकी पुस्तक है। आर्यन रेस कंजेक्चर। तो डिटेल डिस्क्रिप्शन है। तो इन्होंने पहली बात तो झूठ बोल के जीता। ऐसा नहीं कि उनके पास कोई बहुत अच्छे हथियार थे या कुछ था। अब हम गलीबल थे, हमारे यहाँ जो है ऐसा नहीं कि झूठ नहीं कहते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा झूठ नहीं बोलते क्योंकि ये जो है ना कि शब्द हमने दे दिया है, वचन दे दिया है, हम इसका पालन करेंगे, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो वचन का हम पालन करेंगे, ये बहुत पुरानी प्रथा है हमारे यहाँ। और ये बात हम समझ नहीं पाए, और समझ इसलिए नहीं पाए कि उन्होंने हमारी शिक्षा प्रणाली पे पूरा कंट्रोल कर लिया। और ये कंट्रोल जो है, जो हम मैकाले को देते हैं, ये पादरियों का कंट्रोल है, क्योंकि शिक्षा प्रणाली पादरियों की है। और ये जो डायलॉग मैकाले ने कहा कि हम अथाह रूप से श्रेष्ठ हैं, ये पादरियों का डायलॉग है जो 4वीं सदी से चले आ रहा है। और हम समझे नहीं। यही जो बोएटियस कहता है सुपीरियर है, और वही विलियम जोन्स कहता है हम सुपीरियर थे। क्यों? क्योंकि हमने कभी आपको सिकंदर ने आके कुछ बॉर्डर पे कोई फाइट कर लिया, अरे तो ग्रीक्स को तो पर्शियन ने दबा दिया, तो वो हमेशा के लिए इन्फीरियर हो गए क्या? अरे उछल के आए ना वापस। तो हम भी तो वैसे ही हैं, ऐसा रब गए हर एक। भाई इतनी पुरानी हमारी सभ्यता है, 10,000 साल। हारोगे तो कभी ऐसा थोड़ी ना कि हमेशा जीतते जाओगे। हाँ, तो आप हार जीत तो होगी आपकी। तो हम हार गए, और फिर उन्होंने जिस तरह से दबाया हमको, वो हम समझ नहीं पाए। आज की तारीख में भी नहीं समझ पाए, क्योंकि हमारे दिल में ये कूट कूट के भरा है कि वो उत्कृष्ट थे। और इसलिए ये सवाल पूछा, वो उत्कृष्ट हैं, इसलिए उत्कृष्ट हैं, उन्होंने वो गुलाम बनाया। तो वो जब गुलाम बने तब वो उत्कृष्ट थे। क्यों बन गए वो गुलाम? बताइए, क्यों बन गए ग्रीक्स गुलाम? तो इस तरह की जो चीज़ है, ये हर एक जो है सभ्यता में कभी ऊपर जाता है, नीचे जाता है। आप देखिए टॉयनबी की हिस्ट्री देखिए, राइज होता है, फॉल होता है, सबका होता है। तो गिरे हुए थे और कमज़ोर थे, और उस समय इन लोगों ने ये चाल चली जो हमारे समझ में नहीं आई, आज तक नहीं समझ में आई, कि कैसे वो झूठ बोल के, तो उनका सबसे बड़ा हथियार था झूठ बोलना, ये हमारे समझ में नहीं आया। आचार्य जी, लगभग हम कंक्लूजन की तरफ हैं। आपके साथ बैठने का सौभाग्य मिला है, और मैं, अगर आप कभी और समय मिले और किसी विषय पर हम जरूर बैठना चाहेंगे। लेकिन इस पॉडकास्ट में एक पॉइंट और मैं लेना चाहता हूँ, न्यूटन का विषय लेना चाहता हूँ, क्योंकि आप मैथमेटिक्स में हैं, कैलकुलस में हैं। तो जैसे बुक में भी पढ़ा, तो आपने पहले ही, बाद में भी आपने डिस्कस किया, लेकिन पहले ही आपने इंट्रो में बोला है कि न्यूटन या लाइबनिज़ जो हैं वो कैलकुलस या उससे रिलेटेड चीज़ें भारत से उनके पास पहुँची हैं। उस पर आप क्लेम करते हैं। इनफैक्ट अगर ऐसे न्यूटन या ये ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिन पर आप थोड़ी भी बात या उनके अगेंस्ट बोलेंगे तो आपको डाउन राइट वो कर दिया जाता है, ये तो साइंस के ही अगेंस्ट हैं, ये तो हिंदूवादी प्रोपेगेंडिस्ट हैं। तो वो गधा मैंने बनाया। तो आपको क्या प्रूफ मिले हैं कि न्यूटन, एक तो पहला ये कि न्यूटन ये जो कैलकुलस का बेसिक फ्रेमवर्क वगैरह है वो भारत से गया है, और दूसरा ये भी आपने दिखाया जो मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि न्यूटन ये बिलीव करते थे कि 6000 साल पहले यूनिवर्स बना है। तो ये भी एक सरप्राइजिंग, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला व्यक्ति अगर इस प्रकार सोच रहा है, हो सकता है कि चलिए ठीक है वो उनके अपने विषय हों, लेकिन ये कैलकुलस जो है वो भारत से गई। और इसके पीछे भी मैनचेस्टर की एक आर्टिकल भी देखा था, मेरी नकल की पूरी वर्बैटिम नकल, इसलिए नहीं छपा पाए वो आर्टिकल को। अच्छा, वो आर्टिकल आप पूरी नकल है, अपना नाम खाली डाल दिया उस पर। मैंने ब्लॉग भी लिखा है, बहुत सालों से बात हो रही है। हाँ, चलिए खैर, मैनचेस्टर को अभी 1 मिनट साइड पे कर देते हैं। ये आपके सवाल का जवाब दे दूँ तो मैं जो सिखाता हूँ, ये जो कैलकुलस विदाउट लिमिट्स कोर्स है, इसमें करीब 3-4 लेक्चर्स इसी पे हैं। अच्छा। और ये जो मेरी किताब है कल्चरल फाउंडेशंस ऑफ मैथमेटिक्स, इसका सब टाइटल है ट्रांसमिशन। अब उस ज़माने में बहुत शरीफ भाषा इस्तेमाल करता था, ट्रांसमिशन कहा, थेफ्ट नहीं कहा, जो कि कहना चाहिए था। ट्रांसमिशन ऑफ कैलकुलस फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। तो ट्रांसमिशन तो अरबी अंकों का हुआ, चोरी नहीं की, ये तो चोरी करी।
तो ये क्यों कहता हूँ कि चोरी करे, इसका सबूत क्या है? तो मैंने सबसे पहले सन 2000 में, उसके पहले भी 99 में 98 में जब प्रोजेक्ट चालू किया था इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी का, तो मैंने कहा कि क्योंकि ये इतना टची सब्जेक्ट है, मैं दूंगा प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। हिस्ट्री में कोई इस तरह का सबूत नहीं मानता, क्योंकि हिस्ट्री में हमेशा बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ है, जो सिविल केस में होता है कि ये शायद सही है, ये ज़्यादा सही लगता है, इसलिए हम इसको मानते हैं। लेकिन क्रिमिनल केस में बोलते हैं प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए। तो मैंने ये स्टैंडर्ड का सबूत लिखा। विकिपीडिया इसके बारे में झूठ बोलेगा कि नहीं है कोई सबूत। अरे पूरी इतनी मोटी किताब पढ़ी है, उसको गायब कैसे कर दिया आपने? जादू से गायब कर दिया। तो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो उसमें 3 तथ्य दिए। पहले मैंने कहा अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, भाई चोरी की तो आपको अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी तो थी कि भाई ये जो जेसुइट्स थे वो कोची में थे, और कोची में सारा जो हिंदुस्तानी कैलकुलस का जो डेवलपमेंट हो रहा था वो वहाँ पे हुआ। केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स? नहीं, केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स नहीं कहूँगा। अच्छा, ये इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। तो आर्यभट्ट स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स इन केरला कह सकते हैं, क्योंकि नीलकंठ जो है वो आर्यभट्ट ये भाष्य लिखता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि केरला स्कूल के जो लोग थे वो सब बहुत ऊंची जाति के ब्राह्मण थे, कई सारे। जैसे नीलकंठ है, सोमसूतवन है, तो वो नंबूदरी ब्राह्मण्स के समान है। जबकि आर्यभट्ट जो है, भट्ट नाम से पता चलता है कि वो लोअर कास्ट का आदमी है, क्योंकि भट्ट यानी भाड़े का मर्सिनरी है या पिशाच है, सब आपको उसकी वो मिलेगी, परिभाषा मिलेगी डिक्शनरी में। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना। और दूसरी चीज़ ये है कि आप सिखाएंगे कैसे। खैर एक एक करके आते हैं, पहले प्रूफ को कंप्लीट करें। तो ये केरला में थे, जहाँ पे कोची में थे, जहाँ पे कि उनके जो राज कर रहा था कोची का राजा, और इनको जो सपोर्ट कर रहा था वो दोनों एक ही थे। अब हमको क्या अपॉर्चुनिटी तो थी, और उन्होंने पूरी एक कॉलेज चलाया, और कॉलेज चलाया तो उनको पूरा मलयालम भाषा आना ज़रूरी था। मलयालम भाषा सिखा रहे थे, जैसे पादरी है उसको तो लोकल लैंग्वेज आना ही चाहिए, सिखा रहे थे। और काफ़ी बड़ा कॉलेज था और वो काफ़ी ज़ोर शोर से चला। करीब 1540 से जेसुइट्स ने उसको कंट्रोल किया, उसके बाद में चलता गया 1590 तक, सप्रेस किया उनको थोड़ी देर बाद। खैर, तो अपॉर्चुनिटी तो थी, वो टेक्स्ट ले रहे थे, वो टेक्स्ट ट्रांसलेट कर रहे थे सारे के सारे, क्योंकि वो शत्रु को समझना चाहते हैं। हम नहीं, अरे वो तो है जो है, हम तो पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, क्या थियोलॉजी थी, हमको क्या लेना देना, हमको नौकरी में क्या मिलेगा इससे, तो ये सब हम नहीं करते। लेकिन उनको शासन करना था, उनको लूटना था हमारे को। तो वो सब हमारी पूरी की पूरी पुराण है, महाभारत है, सबको ट्रांसलेट कर रहे थे और ले जा रहे थे, जैसे टोलेडो में किया। उसी मॉडल पे, टोलेडो मॉडल पे यहाँ से ट्रांसलेट करके ले जा रहे थे। और उनके पास लोकल सपोर्ट था। जैसे टोलेडो में उनके पास मोज़ारब थे और जूस थे, जैसे यहाँ पे उनके पास सीरियन क्रिश्चियंस थे। तो सीरियन क्रिश्चियंस जो है पहले तो उनसे मिले, बाद में उनकी बाइबल जलाई वगैरह अलग बात है। तो सीरियन क्रिश्चियंस के सहारे वो उनको सब लोकल नॉलेज था। तो पूरी अपॉर्चुनिटी थी टेक्स्ट लेने का, टेक्स्ट ट्रांसलेट करने का और भेजने का, जो उन्होंने भेजे, बहुत मात्रा में भेजे। अब दूसरी चीज़ है मोटिवेशन क्या था, वजह क्या थी। तो वजह थी नेविगेशनल प्रॉब्लम। तो नेविगेशनल प्रॉब्लम के कारण उनको कैलेंडर भी चाहिए था। देखिए कई सारे, जैसे वास्को दा गामा आया यहाँ पे, तो वो जो उसको जो नाविक लेके आया मलिंदी से, अफ्रीका से, बहुत लॉन्ग एस्टेब्लिश ट्रेड रूट है, तो उसने एक कमाल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया, इसकी की नकल वास्को दा गामा करके लेके आया। समझा नहीं, उस पे आता हूँ, समझाने पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वैसे ही वो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो तो प्रिमिटिव थे और उनको कुछ नहीं आता था, नेविगेशन नहीं आता था, लैटिट्यूड भी नहीं आती थी, बल्कि लैटिट्यूड को डे टाइम में कैसे करेंगे। कमाल इंस्ट्रूमेंट जो है वो पोल स्टार जो है, ध्रुव तारा जो है, उसकी अल्टीट्यूड नाप करके
दिन में एंगुलर ऑल्टीट्यूड नाप करके, ऐसा आप देख रहे हैं, एक आपका कमाल है, ये उसका जो लोअर पार्ट है वो होराइजन से है और जो अपर पार्ट है वो ध्रुव तारे को टच कर रहा है। और कितने दूर आप रखते हैं ये नॉट से, सुतली में नॉट्स बांध के आप गिनती कर रहे हैं। तो ये ध्रुव तारे के सहारे होता है। दिन में कैसे करेंगे? तो दिन में ये जो मेरी जैसे रज्जु गणित की किताब है उसमें मैं समझाया है, और ये कल्चरल फाउंडेशन में तो है, मैं मान के चला हूँ कि लोगों को आता होगा, लेकिन नहीं आता है। ये मैनचेस्टर से संबंध रखता है, बताता हूँ। तो ये जो दिन में उनको सोलर ऑल्टीट्यूड से या नून में जब वो मेजर करते हैं सोलर ऑल्टीट्यूड एट नून, उससे उनको एक फैक्टर और चाहिए, एक पैरामीटर और चाहिए, वो है डिक्लिनेशन, क्रांति बोलते हैं। तो डिक्लिनेशन जानने के लिए उनको सही कैलेंडर चाहिए, सबसे सरल उपाय है। इसलिए जो है ये ग्रेगोरियन रिफॉर्म हुआ 1582 में। इतने साल से उनको मालूम है उनका कैलेंडर डिफेक्टिव है, 1000 साल से मालूम है, तब क्यों नहीं किया? अब क्यों किया? क्योंकि उनके प्रॉफिट्स उस पर डिपेंड करने लगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, डूब जाते हैं लोग कहीं पे। तो लैटिट्यूड जानने के लिए उनको सही कैलेंडर चाहिए था, क्योंकि सही कैलेंडर से आप डिक्लिनेशन को एस्टिमेट कर सकते हो। तो ये डिक्लिनेशन के लिए उनको अच्छा कैलेंडर चाहिए था, इसलिए वो कैलेंडर हमसे भी ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनको रिफॉर्म करना था अपना कैलेंडर। इसलिए 1582 में रिफॉर्म हुआ। मैंने उसमें किताब में भी मैट्टी और रिच्ची का कई जगह दिया हुआ है, उसका हैंड रिटन लेटर दिया है, जो कि मैं वेटिकन से लाया। हैंड रिटन लेटर है, जेसुइट आर्काइव से, वो देते नहीं है नॉर्मली, दे दिया मेरे को, तो बहुत सीक्रेटिव है। तो वैसे वो पब्लिश्ड है लेटर, लेकिन हैंड रिटन लेटर लाया जस्ट टू शो दैट दिस इज द ओरिजिनल थिंग। तो वो बोल रहा है कि भाई मेरे को कैलेंडर का ज्ञान पता करना है किसी मुसलमान से, ऑनेस्ट मूर, ईमानदार मुसलमान या इंटेलिजेंट ब्राह्मण, तो उससे पता करना है कि ये कैसे काल गणना करते हैं। वो लिखा हुआ है, वो उसमें है, उसका रिप्रोडक्शन है। तो ये कर रहे थे उस समय। और फिर दूसरी चीज़ उनको चाहिए थी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़, जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू बोलते हैं, गलत शब्द है ट्रिग्नोमेट्री, सर्कलमेट्री होना चाहिए। तो सर्कलमेट्रिक वैल्यूज़ चाहिए थे। तो ये आर्यभट्ट की थी, वही सारे इन्होंने जो बनाए आगे चल के, जो केरला स्कूल ने इन्फिनिट सीरीज़ बनाई, तो वो चाहिए थे, वो सबसे एक्यूरेट थे उस समय। नहीं, उनके पास रहे होंगे कुछ इधर उधर, यानी लोग बोलते अरे ये था वो था, वो तो अभी मालूम है, उस समय थोड़ी ना मालूम था किसी को। और विश्वास कहाँ था, कितने गलत सिंबल्स पब्लिश कर चुके थे। तो उनको हमारे में विश्वास था कि हमने जो किया है सही किया है, और था, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यूज़ थे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ चाहिए थी, जो हमारे से ली। अरे वो स्टेविन जो है नेविगेशनल प्रॉब्लम पे लिखता है, साइमन स्टेविन, और वो बोलता है सारे आर्यभट्ट के वैल्यू, पाई वगैरह के वैल्यू सब एक कोट करता है। अब ये जो वैल्यू हमारे से ली, ये वजह हो गई कि भाई लैटिट्यूड के लिए लॉन्जिट्यूड भी चाहिए थी। तो लॉन्जिट्यूड के लिए उनके पास तरीका नहीं था कि भाई पृथ्वी की त्रिज्या कैसे निकाले, क्योंकि उसके लिए भी सही ट्रिग्नोमेट्रिक चाहिए। ये भी रज्जु गणित की किताब में दिया। और ब्रह्मगुप्त जो कहता है, मैं कई बार उसको कोट करता हूँ, भूव्यासस्य अज्ञानात् व्यर्थम देशांतरम। भू का व्यास है, उसको आपको नहीं मालूम है, तो आप व्यर्थ में देशांतर लॉन्जिट्यूड ढूंढ रहे हो, क्योंकि आपकी कभी सही नहीं आ सकती। तो हमारी जो टेक्निक थी वो उस पर आधारित थी, उनके पास था ही नहीं। इसलिए उन्होंने आखिर चल के कोई दूसरा तरीका निकाला टाइम के आधार पे अपना 18th सेंचुरी में, और वो एडॉप्ट हुआ एक्चुअली 19th सेंचुरी में। तो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड जानना चाहते थे, पृथ्वी की त्रिज्या जानना चाहते थे, कैलेंडर जानना चाहते थे, ये सब नेविगेशन से संबंधित है। तो ये वजह थी। अब ये हो गया। फिर तीसरा ये है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो सर्कमस्टेंशियल परिस्थितिजनक साक्ष्य, तो ये क्या है, ये आप देखेंगे कि कई उदाहरण दिए हैं मैंने, जैसे कि फर्मा का चैलेंज प्रॉब्लम था, ये इसको कहते हैं, ये मेरे जो लेख है ट्रांसमिशन ऑफ कैलकुलस, जो स्प्रिंगर एनसाइक्लोपीडिया में है, उसमें दिया हुआ है, डिटेल्स दिए हुए हैं
कि आप ये पेल्स इक्वेशन बोलते हैं, पेल्स का कोई लेना देना नहीं था, उसने कहा कि ये सॉल्व करके दो। अब ये जो इक्वेशन है ये सॉल्व्ड एक्सरसाइज है भास्कर में, और कोई यूरोपियन मैथमेटिशियन कर पाया, ऑयलर ने किया, क्योंकि ऑयलर के पास हिंदुस्तानी सोर्सेस थे, उसने हिंदुस्तानी कैलेंडर पे आर्टिकल लिखा, तो ऑयलर ने किया, और ये एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो गया कि वही प्रॉब्लम, अब वो इतने बड़े नंबर्स उसमें इन्वॉल्व हैं, इतने बड़े नंबर्स इन्वॉल्व हैं कि कोइंसिडेंस ऐसे इंडिपेंडेंट डिस्कवरी नहीं हो सकती, क्योंकि ये हर एक चीज़ में चमत्कार करते हैं इंडिपेंडेंट डिस्कवरी। वैसा ही आपकी किम प्लॉफकर जो है बोलेगी अरे न्यूटन ने इंडिपेंडेंट डिस्कवरी करी। देखिए 3 इन्फिनिट सीरीज थी, एक जो न्यूटन ने क्लेम करी वो साइंस सीरीज, टेलर सीरीज फॉर साइंस, न्यूटन ने खाली वो क्लेम किया, उसने कैलकुलस नहीं क्लेम किया, क्योंकि उसको मालूम था कि ये कैलकुलस के टेक्स्ट सर्कुलेट कर रहे हैं यूरोप में। दूसरी ग्रेगरी सीरीज है जो आर्क टेंजेंट की सीरीज है, और तीसरी लेibniz सीरीज है जो कि पाई की सीरीज है। तो ये तीनों की तीनों सीरीज एग्जैक्टली उसी फॉर्म में क्यों मिलते हैं एक समय में? क्योंकि ग्रेगरी जो है, ये जो कुची के जो जेसुइट्स थे वो तो रोमन कैथलिक होते हैं, तो वो रोमन कैथलिक को ले गए, कैवेलियरी है, फॉर्मा है, पास्कल है, इन लोगों के पास ले गए। अब ग्रेगरी जो है वो बीच का था, तो वो जाके पड़ोवा से उसने ये सब चीज़ें लाई और इसने प्रोटेस्टेंट्स को दे दी। अब प्रोटेस्टेंट्स ने फिर क्लेम किया न्यूटन और लाइबनिज़ से। अब मेरा ये कहना है कि 2 बातें हैं। पहली बात, ये इतनी इनक्रेडिबल कोइंसिडेंस कैसे हो गई? अरे उनको जोड़ना घटाना नहीं आता है और वो एकदम से इन्फिनिट सीरीज करने लगे। तो इसलिए मैंने ये बताया है कि यही ऑयलर और यही वॉलिस और यही लोग ये जोड़ना घटाना नहीं जानते थे, तो कहाँ से उनको ये आता इन्फिनिट सीरीज? वही जो हमारे पास थी भाई, नकल। अच्छा, चौथा साक्ष्य जो मैं देता हूँ, एक तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया, ऐसे कई सारे हैं, जैसे अर्गन है, अर्गन का जूलियन डे नंबर बनता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं लिस्ट कर चुका हूँ। सारे के सारे साक्ष्य में नहीं जाऊँगा, वो पूरी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उनके समझ में नहीं आया। जिस तरह से उनको ये नहीं समझ में आया, अंकगणित नहीं समझ में आया, उनको कैलकुलस नहीं समझ में आया। क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि ऑर्डरिंग। अब ये आप देखो, डिमॉर्गन जो है, डिमॉर्गन बोलता है कि -9 <0 कैसे हो सकता है? इट इज़ 10,000 टाइम्स मोर प्रोबेबल टू बिलीव इन विचेस एंड सो ऑन। ऐसा बकवास करता है और हम उसकी नकल करते हैं। तो अगर वो ऑर्डरिंग नंबर्स में नहीं जानता है तो वो पॉलिनोमियल्स में ऑर्डरिंग कैसे जानेगा? तो ब्रह्मगुप्त का अव्यक्त गणित जो है उसमें पॉलिनोमियल्स की ऑर्डरिंग है, और पॉलिनोमियल्स की ऑर्डरिंग में क्या होता है कि आपके इन्फिनिटीज और इन्फिनिटेसिमल्स आ जाते हैं। अब ये थोड़ा समझाना, आपको बोर्ड के बगैर समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी आप नंबर ले लें तो उसको आप n और n+1 के बीच में डाल सकते हैं। कोई भी आप रैशनल नंबर ले लें, फ्रैक्शन ले लें, ठीक है। अच्छा, लेकिन पॉलिनोमियल में अगर मैं कहूँ कि आप 2x+3 ले लें, 2x+3 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नहीं बता सकते। नहीं, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, लेकिन पॉलिनोमियल एज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये जो पॉलिनोमियल्स हैं जो अव्यक्त गणित कर रहा है, यानी जो नंबर्स के साथ जो साधारण गणित है उसी के समान है, खाली वो व्यक्त नहीं है। व्यक्त नहीं है। तो एज अ नंबर, एज अ पॉलिनोमियल 2x+3 पॉजिटिव कब होगा? या तो ये है, उसको हम कहेंगे पॉजिटिव अगर फॉर सफिशिएंटली लार्ज x हो पॉजिटिव, क्योंकि हर एक पॉलिनोमियल पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो ये जो है, इसके आधार पे अपना पॉलिनोमियल 2x+3, अगर उसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रहेगा, अगर -2x+3 है उसका तो वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है ना। तो बीच में एक 0 भी आ जाएगा। अब ये जो है, ये 2x+3 की हमने बात कर ली। अब देखें हम x - n, ये क्या होगा, पॉजिटिव के नेगेटिव? हमने n नहीं स्पेसिफाई किया, तो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि x को हम सफिशिएंटली लार्ज करेंगे तो x विल बी ग्रेटर देन n, वॉट एवर n में भी, कोई भी फिक्स्ड n ले लें, x - n विल बी पॉजिटिव। तो दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन n फॉर एवरी n, दैट मीन्स x इज इन्फिनिट।
अब ये फील्ड है, हम डिवाइड कर सकते हैं, तो हमने डिवाइड किया तो 1/x क्या होगा, x पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव रहेगा, तो 0 लेस देन 1/x लेस देन 1/n, तो इन्फिनिटेसिमल हो जाएगा। अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, लेकिन ये उनके समझ में नहीं आई। तो ये एपिस्टेमिक टेस्ट है कि क्लास में कई बार होता है कि बच्चे एक दूसरे की नकल करते हैं होता है कि नहीं। अब भाई मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ाता था, तो कैसे आप पता करेंगे कि इसने नकल करी है कि नहीं करी है। तो आप बुलाएं उनको, पूछें भाई ये आपने लिखा है, इसका क्या मतलब है। अब जो बता नहीं सकता कि उसका क्या मतलब है, वो कैसे उसको कह सकता है कि मेरा किया हुआ है, तो झूठ बोल रहा है। तो ये एपिस्टेमिक टेस्ट इसको बोलता हूँ, यानी कि ये आप ज्ञान की परीक्षा ले रहे हैं, आपको आता है कि नहीं। तो जो उसको आता नहीं था उसने कैसे इन्वेंट कर लिया, न्यूटन को नहीं आता था, लेबनिज को नहीं आता था, कैसे इन्वेंट कर लिया। तो वो फ्लक्शंस की बात करता है। तो ये जो है फ्लक्शंस तो आज का छोड़ दिए, तो आप रियल नंबर्स की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो डेडकाइंड बोलता है कि ये बकवास कर रहे हैं, ये क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को तो बिल्कुल रिगरस नहीं है, तो उसने इंट्रोड्यूस किया और आज की तारीख में वैसे पढ़ाते हैं। लेकिन अब बात यह है कि उनके समझ में नहीं आया। एपिस्टेमिक टेस्ट है, एक तो अपॉर्चुनिटी हो गया, एक तो मोटिवेशन हो गया, एक तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो गया, एक तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया, जैसा मैथ्यू रिची का लेटर है, और ये फाइनल टेस्ट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है एपिस्टेमिक टेस्ट। और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ाएंगे कैसे। इसलिए मैं कहता हूँ केरला स्कूल नहीं बोलना चाहिए, आर्यभट्ट बोलना चाहिए, क्योंकि आर्यभट्ट ने फाइनाइट डिफरेंस मेथड लिया और उसी के बेसिस पे आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आज मेरा सॉफ्टवेयर भी है, कैलकोड उसको सॉल्व करता है, उसको यूज़ करता हूँ। तो ये रखा हुआ है मेरे पास, दिखा सकता हूँ। तो ये जो सॉल्व करते हैं, आप पढ़ाना चाहते हैं, आप किस लिए पढ़ाना चाहते हैं कि आप उसको प्रैक्टिस में अप्लाई करो। तो कोई जैसे क्रिकेट बॉल की बात करिए, कैसे सॉल्व करेंगे, वो इस तरह से सॉल्व करेंगे फाइनाइट डिफरेंस मेथड यूज़ करके, और वही चीज़ आपके रॉकेट ट्रैजेक्टरी के लिए आएगी। तो वही मेथड जिसको कि ऑयलर ने झूठा क्लेम किया मैंने किया है, अब उसको मालूम है उसने कैसे सॉल्व किया फर्मा का चैलेंज प्रॉब्लम, क्योंकि उसको मालूम था, उसने कैलेंडर पे, भारतीय कैलेंडर पे लेख लिखा, तो उसको इंडियन सोर्सेस मालूम थे, एक्नॉलेज नहीं किया। तो ये सब बातें हैं, ये हमको इनकी ये आपके पास सबूत हो गया कि पहली बात तो जिसने लेटर किया उसको तो आप क्रेडिट दे ही नहीं सकते किसी भी हालत में, क्योंकि एकेडमिक्स में ये है कि जिसने लेटर किया उसको, नहीं तो मैं किसी को अरे देखो मैंने कर लिया, स्वतंत्र पुनर्खोज कर ली, कोई भी नंबर प्राइज विनर का लेके मैं बोल दूंगा। अभी ये किया ना, ये यहाँ पे अपना गरगोटिया यूनिवर्सिटी में स्वतंत्र पुनर्खोज कर ली, तो उनको आता नहीं कैसे उसको डिफेंड करना। तो ये जो बात है, ऐसा कोई भी बोल सकता है, तो इसका कुछ मतलब नहीं होता है। तो जो जिसने लेटर किया, लेटर तो किया, जो उसने क्लेम किया है से वो तो लेटर थी, तो यानी उनको उसकी कुछ वैल्यू नहीं है। और तीसरी चीज़ ये होगी कि भाई आज कैसे सिखाएंगे, आज उनके तरीके से नहीं सिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी जो हमारे करने की तरकीब है वो बेहतर है। इसलिए मैं ये कैलकुलस विदाउट लिमिट्स पढ़ाता हूँ कि भाई ब्रह्मगुप्त ने जैसे किया, भास्कर ने जैसे किया बीजगणित में, वो तरीका लेके हमको पढ़ाना चाहिए, और उससे बहुत आसान हो जाता है। आप एक तो फाइनाइट डिफरेंस मेथड यूज़ करें आर्यभट्ट का, और दूसरा ये यूज़ करें, तो आपके सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। आपको लिमिट्स की ज़रूरत नहीं है, आपको रियल नंबर्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब लोग गच्चा खा जाते हैं इस पर। तो आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के और इन विषयों पर बात करके। मैं चाहूँगा जाने से पहले, एक तो आपकी जितनी पुस्तकें आपने बताई हैं, हम तो फोटोज़ लगाएंगे, दर्शक उनको पढ़ें, और अगर दर्शकों को मैथमेटिक्स ऐसे कुछ हैवी लगता है तो ये जो है द फनी हिस्ट्री ऑफ अर्थमेटिक, ये तो बेसिक बुक है, कोई भी पढ़ सकता है और समझ सकता है कि धांधली कहाँ पे हुई है और किस तरह से हमारा जो ज्ञान है वो उसी को रिनेसा में ग्रीक ज्ञान बता के एक थ्योरी बनाई गई है। जाने से पहले एक चीज़, जो आपकी बुक के अलावा आपने और कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, या कुछ आप रिकमेंड करना चाहते हो कि हाँ ये भी पढ़ना चाहिए? देखिए, कैलकुलस के मामले में कोई और किताब नहीं है। अच्छा। और ये अरिथमेटिक के मामले में भी किसी और ने नहीं बताई ये बात। तो अगर मेरे को लिखना है, मैं इसलिए लिखता हूँ कि किसी और ने नहीं बताई है, क्योंकि मैं किसी की बात दोहरा नहीं रहा हूँ। सारी जो किताबें हैं मेरी, चाहे 11 पिक्चर्स ले लें, चाहे ये टाइम टुवर्ड्स अ कंसिस्टेंट थ्योरी ले लें, जो चीज़ बता रहा हूँ वो नई है, तो वो दूसरी किताबों में नहीं मिलती।
और आपकी किताबें जो आपकी वेबसाइट है उस पर ही उपलब्ध हैं? नहीं, कुछ जैसे कुछ वो मिलती हैं। स्प्रिंगर की किताब है, वो मिलती है। 11 पिक्चर्स तो बंद हो गई, सेज बेचता था। और फिर यूक्लिड एंड जीसस है, वो मिलती है। तो ठीक है, हम अभी उसका वो इंतजाम करूंगा मैं, मार्केटिंग का। वो मेरे को ध्यान देना चाहिए, मैं नहीं देता, क्योंकि मेरा सारा इंटरेस्ट है किताब लिखने में। अब पहुंचाना भी चाहिए लोगों तक, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। खैर, अभी इसका क्या है, इसको लड़ाई लड़ना है, हमको सबको लड़ना है। और इसके लिए सबसे पहले हमको ज्ञान की इज्जत करना चाहिए और ज्ञान पाने की कोशिश करना चाहिए। ये नहीं कि भाई हमको क्या कहना, हमको तो नौकरी चाहिए, बैठे रहो आप गुलाम बन के ज़िंदगी। देखा नहीं कि हम इतने अमीर थे और इतने गरीब हो गए हैं कि आपको खाली दूसरे लोग नौकरी दे सकते हैं। तो ये बात है, अगर हमको आज़ादी चाहिए, स्वराज चाहिए, तो ये हमको शिक्षा में भी स्वराज चाहिए, और मैथमेटिक्स में ख़ास तौर से, क्योंकि उस पर सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। नहीं आचार्य जी, बहुत सार्थक चर्चा हमने की है, जहाँ पर हम पहली बात तो जनमानस को ये तो समझ में आए कि ये चीज़ें हैं। क्योंकि क्या होता है कि लोग प्रोपेगेंडा समझकर इसको यही समझते रहते हैं कि ये तो केवल अपनी विरासत और अपना हिंदुत्व और इसको बस जगाने बैठे हैं और झूठ मूठ के आरोप लगा देते हैं। पहले मुझे भी लगता था, जब मैं भी IIT से निकला था, कि अरे भारत केवल धर्म और इन चीज़ों में है। मेरे को भी लगा जब मैंने ये इस पे काम करना चालू किया कैलकुलस का, अरे मेरे को तो मालूम है कि कैलकुलस न्यूटन ने किया, क्यों कर रहा हूँ इस पे प्रोजेक्ट पे का। तो मुझे भी पहले लगता था, लेकिन धीरे धीरे जब इसकी पढ़ाई, चीज़ों को समझ में आया, लोगों से मिला, तो चीज़ें समझ में आती हैं कि किस तरह से ट्रैवल की हैं। और आपकी पुस्तकें पढ़कर, अभी तो मैंने एक पढ़ी है और बाकी भी मैं 100% पढ़ने ही वाला हूँ, क्योंकि अब मुझे कुछ ऐसे रिसोर्सेज मिले हैं जहाँ सर और मेरी अंडरस्टैंडिंग डीपन हो सकती है। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो हमारा प्रथम ऑब्जेक्टिव है कि भारतवर्ष में लोग कम से कम ये बात जानें कि ये चीज़ हुई है और इस पर ऑलरेडी रिसर्च आप जैसे भारतीय गणतज्ञों ने कर रखी है। तो आपकी पुस्तकों के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से वो पहले ये समझें। इससे उनके अंदर भी एक आत्मगौरव जगना चाहिए कि ये चीज़ हमने की है, पहले की है, बाद में की नहीं है। जैसे कि आप बोलते हैं कि बेहतर की है, पहले की है, बाद में की है, वो तो इजिप्शियंस ने भी बहुत कुछ पहले किया होगा, लेकिन क्या बेहतर किया है? अगर बेहतर किया है तो हम, जब तक वो ज्ञान ही नहीं जानेंगे और नौकरी के लिए पढ़ते रहेंगे, तो हम उसकी बढ़ोतरी कर ही नहीं पाएंगे जो हम पिछले 100 सालों से नौकरी के लिए कर रहे हैं। इसलिए ये खाली अंक गणित पे है, कैलकुलस की बात ही नहीं कर रहा, खाली अंक गणित पे, तो सब समझते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठकर, आपने इतना वर्क किया है, हम लोगों के लिए बहुत इंस्पिरेशनल हैं आप, और दर्शकों को भी बहुत आनंद आया होगा, बहुत कुछ सीखे होंगे। पूरी टीम आपका आभार व्यक्त करती है, और कभी फिर समय हो तो ज़रूर हमें समय दीजिएगा, हमारा सौभाग्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी।